आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और अभी हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर सेशन आपके 22 से 24 के बच्चों के लिए पेपर आपके S4, जिसमें आप सभी लोगों को स्वयं की समझ के बारे में जानना और पढ़ना है। कल आपके इस पेपर का एग्जाम है। ऑलरेडी हमने सुबह आपके इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को बता दिया है और अभी इस महामैराथन क्लासेस में आपके हम टोटल यूनिट को डिफाइन करने वाले हैं ताकि आप सभी लोगों को कल के एग्जाम में मदद मिल सके। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक भी जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हम बात कर ले तो आपके जो ये पेपर है S4, इस 4 का नाम क्या है आप सभी लोगों को पता है। कल के एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे 35 नंबर का। और इस पेपर का नाम क्या है? स्वयं की समझ। यानी कि इस पेपर में अपने आप को जानने का जिज्ञासा है, साथ ही साथ जो आपका जो भी चीजें हैं खुद से रिलेटेड, जो आपके रिफ्लेक्टिव डायरी हो गए, टीचर से रिलेटेड, एक आदर्श शिक्षक के गुण वगैरह सभी कुछ हम इसमें बात करेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए बात कर लेते हैं पेपर 1, मतलब आपका पेपर S4 स्वयं की समझ इकाई 1 की बात कर ले। एक व्यक्ति के रूप में जो है स्वयं को समझना, यानी कि एक व्यक्ति के रूप में अपने आप को समझना। सबसे पहले हम अपने आप को समझने के लिए क्या जानेंगे? पर्सनालिटी के ऊपर बात करेंगे। यानी सबसे पहले जान लीजिए व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं। याद रखिएगा ये आपका यूनिट 1 है और व्यक्तित्व से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछते हैं कि आप अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या करेंगे और यह व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि व्यक्तित्व का मतलब होता है व्यक्ति के गुण भाव स्वभाव एक दूसरे से भिन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व जो है अलग अलग होता है, किसी का अच्छा होता है तो किसी का बुरा होता है। जैसे कि पर्सनालिटी की बात कर ले, आपके पास सब कुछ है लेकिन आपका व्यक्तित्व ठीक नहीं है तो फिर वहां पर दिक्कत होगी। वही बात है यहाँ पर कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं, तो देख सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति में कुछ जो है विशेष गुण या विशेषताएं होती है। प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है? कुछ विशेष गुण होते हैं और कुछ जो है विशेषताएं होती है। इसी विशेषताएं को जो है हम लोग जो है पर्सनालिटी बोलते हैं, यानी कि जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती है। इन्हीं गुणों एवं विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जो है भिन्न होता है और प्रत्येक व्यक्ति के इन गुणों का समुच्चय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। यानी कि धरती पर रहने वाले जितने भी प्राणी है, जितने भी मनुष्य है, वह एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हम भी लड़का है, आप लोग भी लड़के होंगे, बहुत सारे लड़के होंगे, जो हम लोगों में काफी कुछ जो है विशेषता देखने को मिलती होगी। वही बात है कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ जो है विशेष गुण और विशेषताएं होती है जो एक दूसरे से भिन्न होती है, यानी एक दूसरे से नहीं मैच करती है। और इन्हीं गुणों और विशेषताओं के आधार पर, यानी कि जो कारक प्रत्येक व्यक्ति में जो आपके एक दूसरे के भिन्न होते हैं, इसी को हम लोग जो है, इसी गुण को हम लोग जो है क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। आगे देखिएगा तो व्यक्तित्व से ही जो है व्यक्ति के आकर्षण का पता चलता है। आपका कितना अच्छा व्यक्तित्व है वो आपका मतलब हाव भाव, चाल और व्यवहार और आपके बोल चाल और आपके जो है सोच के ऊपर डिपेंड होता है। इसी से आपका जो व्यक्ति के आकर्षण का पता चलता है। इसी से क्या होता है? व्यक्ति के आकर्षण का पता चलता है। समझ गए? अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा का जो है पर्सना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नकाब। जिसका अर्थ क्या होता है? नकाब होता है। यानी कि पर्सना शब्द से बना हुआ है, अंग्रेजी का ये शब्द है, समझ गए? लैटिन भाषा का शब्द है। क्लियर है? जी हाँ। गिलफर्ड के अनुसार देख लीजिए व्यक्तित्व क्या होता है। तो व्यक्ति, देखिए, व्यक्तित्व गुणों का संगठित रूप होता है। व्यक्तित्व जो है क्या होता है? गुणों का संगठित रूप होता है। किसी व्यक्ति में कितना अच्छा गुण है, क्या उसका चाल ढाल, स्वभाव, रंग रूप, बोल चाल, सोच कितना बेहतर है, उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व बोलते हैं। वहीं पर हम बात कर ले मन के अनुसार, ये भी आपके जो है दार्शनिक थे। तो देखिएगा व्यक्ति एक जो है व्यक्तित्व जो है एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीके, रुचियों और दृष्टिकोण, क्षमताओं और योग्यताओं का सबसे जो है विशिष्ट संगठन है। यानी किसी व्यक्ति का जो है उसका तरीका क्या है बोलने का, उसका रुचि क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसका क्षमता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, इसी को जो है संगठित रूप को हम लोग जो है व्यक्तित्व कहते हैं। समझ गए? जी हाँ। आगे बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण यंग ने किया था और इसका उल्लेख उन्होंने अपनी जो है साइकोलॉजी टाइप्स में किया है, अपनी पुस्तक साइकोलॉजी टाइप में किया है। यानी व्यक्तित्व के भी जो है वर्गीकरण को इन्होंने किया है, मन ने किया था, यंग ने किया था। समझ गए? जी हाँ। अब हम जो है यहाँ पर बात करेंगे यंग के द्वारा जिन्होंने जो है व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, अपने पुस्तक जो है साइकोलॉजिकल में अपने डिफाइन किया है। तो देखिएगा अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। इसके नाम से ही जो है समझ में आ जाएगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहने का मतलब है जो अपने आप ही अंदर लीन हो। दूसरा होता है बहिर्मुखी, जो बाहर खुलकर जिए, बाहर खुलकर व्यवहार करे। फिर होता है आपका उभयमुखी, ना बाहर ना अंदर, चुपचाप एकदम शांत रहे।
समझ गए ना, उसका व्यवहार, उसका हाल चाल, बोल चाल, सभ्यता, ये सब। आइए हम बात कर लेते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व की बात कर ले, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होते हैं, उन व्यक्तियों का व्यवहार, आदतों तथा गुण बाहर रूप से प्रकट नहीं होते हैं। यानी वैसे लोग, वैसे व्यक्ति, वैसा बालक जिसका हाव भाव, स्वभाव, गुण, बोल, तार्किक सोच, उनका सोच समझने की शक्ति क्या हो, बाहरी रूप से जो है प्रकट नहीं होता है, उनका व्यक्तित्व जो है अंतर्मुखी होता है। उनका व्यक्तित्व क्या होता है, अंतर्मुखी होता है। यानी यह व्यक्ति जो होते हैं शांत स्वभाव के होते हैं और सदा जो है अपने मन में ही जो है खोए रहते हैं। इनकी रुचि जो है खुद में होती है। यानी कि अंत व्यक्तित्व जो होता है, वह व्यक्ति जो है हमेशा अपने बारे में ही सोचता है और अपने मन में ही जो है लीन होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह जो है अपने व्यवहारों को बाहर प्रकट नहीं करता, यह अपने आप में ही लीन होता है। जैसे कोई शांत व्यक्ति या कोई डिप्रेशन वाले व्यक्ति, समझ गए ना। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता भी बहुत सारी होती है। अंतर्मुखी लोगों की विशेषता बहुत सारी है, इसको देख लीजिएगा। अब ऐसे विशेषता इसकी जो है बहुत सारी है, लेकिन हम यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात कर ले, तो यहाँ पर देखिएगा जो अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व होते हैं, जो अपने आप में केवल लीन होते हैं, तो इसमें इसकी विशेषता क्या होती है, वो बड़ी ही शांत स्वभाव के होते हैं, हमेशा अपने ऊपर काम करते हैं, बहुत तेजी, बहुत तार्किक सोच वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा गहन करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे लोग जो है अक्सर कम बोलते हैं। ऐसा क्या होता है, वो अपने आप में लीन होते हैं, कम बोलते हैं। अगला, ये लोग जो है चिंतन एवं सोच विचार बहुत करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं, चिंतन बहुत ज्यादा करते हैं। ये लोग जो है अच्छे लेखक होते हैं, परंतु जो है अच्छे वक्ता नहीं होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं अंतर्मुखी वाले, वो अच्छे लेखक हो सकते हैं, किताब लिख देंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो है केवल अपने आप में लीन होते हैं, केवल इंटरनल मतलब कि उनका व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होता है। अगला है, यह हंसी मजाक, निंदा, फालतू बातें नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं हंसी मजाक नहीं करते हैं, फालतू बातें नहीं करते हैं। अगला है, यह जो है अध्ययनशील एवं मननशील होते हैं। ऐसे बालक या ऐसे व्यक्ति जो है बहुत पढ़ते हैं, बहुत जो है मनन करते हैं। अगला है, इनका व्यवहार जो है आज्ञाकारी होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं खुद में आज्ञाकारी होते हैं, और यह व्यक्ति जो है सिर्फ जो है घबराने, मतलब कि घबराने वाले होते हैं। थोड़ा सा गलती हो जाएगा तुरंत घबरा जाएंगे। लेकिन बाहरी मुखी व्यक्तित्व होते हैं ना, वो कभी घबराते नहीं है, समझ गए ना। वो समझते हैं कि इन समस्या का समाधान हम कर लेंगे। आगे देखिएगा, ये अपने फीलिंग को जो है अपने तक सीमित रखते हैं। यह क्या होता है कि अपने फीलिंग को अपने तक सीमित रखते हैं, और ये अपने कर्तव्यों के प्रति जो है क्या होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं। यानी अपने काम के प्रति हमेशा मतलब निष्ठ होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं। और यह जो है अपने फीलिंग को दूसरे के सामने शेयर नहीं करते हैं, खुद अपने अंदर जो है लीन में रहते हैं। अगला है, ये लोग जो है भविष्य में वैज्ञानिक, दार्शनिक, रिसर्चर एवं लेखक आदि बनते हैं। ये लोग क्या करते हैं, रिसर्चर, वैज्ञानिक आदि जो है बनते हैं, कब, भविष्य में। तो यह जो है आपका क्या हो गया, अंतर्मुखी जो है व्यक्तित्व हो गया। व्यक्तित्व का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति में जो गुण, स्वभाव, हाव भाव सब में अलग अलग होता है। किसी व्यक्ति का गुण, बोल चाल, सभ्यता, संस्कृति, उनका विचार विमर्श, वो सभी जो है व्यक्तित्व का रूप होता है। आगे हम बात करते हैं, तो आगे यहाँ पर देखिएगा बहिमुखी व्यक्तित्व की बात कर ले। बहिमुखी के नाम से समझ लीजिएगा कि बहिमुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति जो होते हैं रुचि बाहरी दुनिया में होती है, जिनकी रुचि क्या हो, बाहरी दुनिया में हो, और अंतर्मुखी केवल अपने आप में लीन हो, समझ गए ना, बाहरी दुनिया से हो। और इसकी विशेषता देख लीजिए, ये क्या करेंगे, सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे, साथ ही साथ जो है देखिएगा इनकी विशेषता देख लीजिए बहिमुखी का। ये लोग जो है आशावादी होते हैं, आशा करते रहते हैं लोगों से। यह लोग जो है अहमवादी तथा अनियंत्रित भी होते हैं। यह लोग जो है समाज के लिए काम करते हैं। यह लोग जो है बाहरी दुनिया से जीते हैं, बाहरी दुनिया के लिए जो अनियंत्रित और जो है आपका मतलब कि अहमवादी होते हैं। यह लोग जो है दूसरे को प्रभावित करते हैं, साथ ही साथ जो अपना काम जो है आसानी से निकाल लेते हैं। साथ ही साथ यह लोग जो है चिंता मुक्त होते हैं, तथा इनका ध्यान जो होता है आनंददायी पूर्वक जीवन जीने का करता है। यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं कोई भी चिंता फिक्र नहीं करते, परेशानी आती है तो भी जो है टैकल कर लेते हैं। साथ ही साथ जो होता है आनंद पूर्वक जीवन जीने में जो है इनका मजा आता है, मन करता है। साथ ही साथ यह जो है सामाजिक जीवन में काफी रुचि लेते हैं। जो बाहरी लोग होते हैं, जो बहिमुखी आपके जो व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बाहरी दुनिया में ज्यादा लगाव रखते हैं, बाहरी दुनिया से ज्यादा जो है कनेक्टिविटी रखते हैं। अगला है, यह व्यवहारवादी जीवन में कुशल होते हैं। व्यवहारवादी जीवन यानी कि समाज के जो नियम कानून है, जो व्यवहार में रहकर जीने का जो कौशल जो इनको प्राप्त होता है, क्योंकि ये बाहरी दुनिया से लगाव में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। अगला है, इस प्रकार के व्यक्ति जो है भविष्य में व्यापारी, राजनीतिक नेता, अभिनेता तथा खिलाड़ी आदि बनते हैं। यानी जो बाहरी दुनिया से ज्यादा रिलेट करते हैं ना, ऐसे लोग जो होते हैं खिलाड़ी, नेता या जो है अभिनेता बनते हैं, क्योंकि यह जो है बाहरी दुनिया से कनेक्ट में है, बाहरी दुनिया को समस्या और दर्दों को समझ रहे हैं। समझ गए, जी हाँ। अब हम बात कर ले, जो तीसरा मतलब यंग ने आपके व्यक्तित्व के प्रकार बताया, तीसरा यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिएगा।
यह आपका जो है तीसरा प्रकार है जो यहाँ पर दिया गया है, इसको हम बोलते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व। बहुत कम ही लोग जो है इस प्रकार के होते हैं जो पूरी तरह से अंतर्मुखी या बहिर्मुखी नहीं होते हैं, ना बाहरी दुनिया में ज्यादा रिलेट करते हैं ना अपनी दुनिया में ज्यादा रिलेट करते हैं, बीच वाले होते हैं, समझ गए ना। ज्यादातर जो होता है लोग इस प्रकार के होते हैं कि जो दोनों के मिश्रण होते हैं और जीवन के आवश्यकताओं के अनुरूप जो है अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति वाले व्यक्ति को हम लोग जो है अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों प्रकार के गुण में पाए जाते हैं। यानी कि जो यह आपका उभयमुखी होते हैं यानी बीच वाले लोग होते हैं, यानी ज्यादा ना अंतर्मुखी ना ज्यादा बाह्यमुखी, जरूरत के अनुसार से ये चेंज करते हैं, इसी को हम लोग जो है बोलते हैं, समझ गए। जरूरत के अनुसार से जो है ये चेंज करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं उभयमुखी लोग जो है अंतर्मुखी गुणों को भी जो है विचार में ला सकते हैं और बहिर्मुखी गुणों को कार्य में रूप में ला सकते हैं। साथ ही साथ जो है जैसे कि एक व्यक्ति अच्छे लेखक के साथ साथ जो है एक अच्छा वक्ता भी हो सकता है, यानी कि वो लेखक भी है, चिंतन मनन खुद से भी कर रहा है और बाहरी दुनिया को भी जो है वक्ता है बोलकर समझा भी रहा है, समझ गए ना। तो ये आपका उभयमुखी व्यक्तित्व होता है जो कि यंग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था उनके साइकोलॉजी पुस्तक में, समझ गए ना। जी हाँ, तो ये जो है आपका व्यक्तित्व के प्रकार है, हो गया ना। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बाह्यमुखी व्यक्तित्व और आपके उभयमुखी व्यक्तित्व, क्लियर है। व्यक्तित्व किसे कहते हैं? हर व्यक्ति में जो है अपनी अलग अलग गुण होते हैं, स्वभाव होते हैं, विचार होते हैं, उसी को हम लोग व्यक्तित्व कहते हैं, समझ गए। जी हाँ, आइए अब हम जो है व्यक्तित्व के विकास की बात कर लेते हैं कि आखिर जो है व्यक्तित्व का विकास जो है कैसे होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व जो है एक स्थिर अवस्था में ना होकर एक जो है गत्यात्मक समिष्ट पर होता है जिस पर परिवेश का प्रभाव पड़ता है और इसी कारण से उसमें जो है बदलाव आ सकता है। व्यक्ति के आचार विचार व्यवहार क्रियाएं और गतिविधियों में व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। यानी कोई भी व्यक्ति का व्यक्तित्व को देखना है तो उसके बोल चाल, उसके स्वभाव, उसके पहचान, उसके पहनावे और उसके जो है मतलब विचार, ये जो है आपको किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर देता है। आप कितने अच्छे हैं, आपके बोलचाल, आपका पहनावा और आपका व्यवहार यही दर्शाता है। पैसा कितना है वो कोई मायने नहीं देता है, समझ गए ना। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हर मनुष्य का जो है अपना अपना जो है क्या है, व्यक्तित्व है, वही मनुष्य की पहचान है। यानी हर व्यक्ति की जो मतलब अपना अपना व्यक्तित्व है, अपना अपना बोल है, अपना अपना चाल है, अपना अपना जो है विचार है, विमर्श है, तर्क है, उसी को हम लोग जो है व्यक्तित्व कहते हैं। साथ ही साथ जो है व्यक्तित्व ही जो है व्यक्ति की पहचान होता है। और यहाँ देख सकते हैं कोटि कोटि मनुष्य की भीड़ में भी जो है वो अपने निराले व्यक्तित्व के कारण पहचान लिया जाता है। यही उसकी जो है विशेषता है और यही उसकी व्यक्तित्व है। यानी कितने भी लोग हो, अगर आप व्यक्तित्व अगर आपका अच्छा है तो लोग आपको भीड़ में भी पहचान लेंगे, समझ गए ना। क्योंकि आपका स्वभाव, आपका प्रकृति और आपका बोलचाल, आपका पहनावा, बोलचाल, नियम कानून सभी जो है बेहतर है, आपका सोच उत्तम है। यहाँ देखिएगा, प्रकृति का यह नियम है कि एक मनुष्य का आकृति दूसरे से भिन्न हो। यानी अब हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग अपने माता पिता के एक ही बच्चे होते हैं। मान लें कि अगर मेरे 3 भाई हैं, 2 भाई है, तो कहने का मतलब है कि आप 3 भाई बहन होंगे तो आपके हर तीनों भाई बहन में कुछ ना कुछ जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। माता पिता एक है लेकिन फिर भी जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यही होता है कि प्रकृति का ये नियम है, प्रकृति का ये नियम है कि एक मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य से भिन्न होगा, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, बोलचाल में हो, पहनावा में हो, ऊंचाई बाढ़ मोटाई चौड़ाई कुछ भी हो, समझ गए ना। जी हाँ, यहाँ तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना बाबू, बताइएगा। यहाँ तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। अब हम जो है व्यक्ति के विकास की अवस्था की बात करेंगे कि देखिए सॉरी व्यक्तित्व के विकास की अवस्था की बात करेंगे। तो हम लोग विकास की अवस्था की बात किया था कि जैसे विकास का क्रम होता है वैसे व्यक्तित्व का भी क्रम होता है। व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, जब आप जैसे जैसे आपका स्टेज बढ़ता है, जैसे जैसे आपका जो है एज बढ़ता है, वैसे वैसे आपके अंदर गुण आता है, वैसे वैसे आप जो है स्वभाव, अपना व्यवहार, अपना बोलचाल करते हैं, तो आपका व्यक्तित्व जो है वैसे वैसे बढ़ता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व के विकास की अवस्था, ये क्या है आपका व्यक्तित्व के विकास की अवस्था है। गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये जो है क्या है आपका व्यक्तित्व का विकास की अवस्था है, जो कि आपका 0 से लेकर 2 वर्ष, ये बाल्य शैशवावस्था जो है गर्भावस्था 0 से लेकर आपका 9 महीना, समझ गए ना, 9 महीना, और 0 से लेकर आपका जो है 2 वर्ष, ये आपका 2 वर्ष। साथ ही साथ जो है बाल्यावस्था जो होता है आपका 2 से लेकर 11 वर्ष, ये आपका होता है, और ये आपका 11 से लेकर 18 वर्ष होता है, समझ गए ना। 11 से जो है आपका 18 वर्ष होता है, और ये आपका जो है 18 वर्ष से ऊपर होता है, समझ गए ना। ये जो आपका बाल्य अवस्था, इसमें 2 टर्म होते हैं। बाल्य अवस्था की बात कर लेंगे तो इसमें आपका एक पूर्व बाल्य अवस्था आता है और एक आपका उत्तर बाल्य अवस्था आता है, समझ ना। पूर्व बाल्य अवस्था 2 से लेकर 6 वर्ष और 6 से लेकर ये आपका 11 वर्ष, याद रखिएगा, समझ गए ना। ये सभी चीजों में जो है बालक का व्यक्तित्व का विकास होता है ऑलरेडी, समझ गए ना। जी हाँ, ये आप लिख सकते हैं व्यक्तित्व के विकास की अवस्था। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, आप ये लिखिएगा, समझ गए। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आगे देखिएगा,
और आगे यहाँ पर है कि अपने व्यक्तित्व को समझने की जिज्ञासा। आप जो है कितने अच्छे हैं, आपके व्यवहार कितना अच्छा है, तो आप अपने व्यक्तित्व को समझने की जिज्ञासा रखते हैं, तो आप अपने व्यवहार, सभ्यता, संस्कृति, बोल चाल और आपके जो सोच है उसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के प्रति जो है समझ विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि वह खुद से प्रश्न करे कि मैं कौन हूं। अगर आपको अपने बारे में जानने का प्रयास करना है, प्रश्न आपसे एग्जाम में कल पूछेगा कि मैं कौन हूं, व्याख्या करें। अब इसका प्रश्न का उत्तर जो है बहुत सारा हो सकता है, मैंने आपको सुबह वाले क्लास में बताया है। देखिए वही बात है कि अगर आपको अपना व्यक्तित्व को समझना है तो यह आवश्यक है कि वह खुद से यह सवाल करे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। यदि व्यक्ति को अपने व्यक्ति मतलब कि अपने कोई व्यक्ति को जो है अपने व्यक्ति क्षमता का ज्ञान होता है तो अपने जीवन के कठिनाइयों का सामना करने के आत्मविश्वास का विकास होता है और जो है जीवन के कठिन परिस्थितियों में भी जो है शांत एवं जो है सहज रहते हैं। अगर आपको यह पता चल गया कि मैं कौन हूं तो फिर आप जीवन में जो है शांत और जो है सहज रहेंगे, क्योंकि आपको अपना जो है मतलब आपको अपना व्यक्तित्व पता चल गया कि आप क्या है, समझ गए। और ये जानना बहुत जरूरी है और इसका उत्तर बहुत सारा हो जाएगा। कोई व्यक्ति बोलता है मैं बलवान हूँ, कोई बोलता है मैं बारिश का बूंद हूँ, कोई बोलता है परमात्मा का मैं भगवान के द्वारा भेजा गया आत्मा हूँ, कोई बोलता है मैं प्रकृति हूँ, मैं बारिश की बूंद हूँ, मैं नदियों की धारा हूँ। आप लिखे उसके आंसर, आप उसको बताइए, आप उसके बारे में बताना चाहेंगे। आपके अंदर वो स्वभाव पाया जाता है, आपके अंदर वो व्यवहार है, तो बताइए, समझ गए ना। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। और जब कोई व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व को समझाने के लिए जिज्ञासु प्रकट करता है तो इसके बारे में बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। देखिए जो मैंने आपको बोला ना अभी जस्ट कि मैं प्रकृति का नियम हो सकता हूँ, प्रकृति हो सकता हूँ, बारिश की बूंदे हो सकता हूँ, आत्मा हो सकता हूँ। तो वही बात है, जब कोई व्यक्ति जो है अपने आप को जानना चाहता है ना तो उसके सामने जो है बहुत सारे आंसर जो है क्या होता है, बहुत सारे जवाब आ जाते हैं। जैसे देखिएगा, मैं एक जो है क्या हूँ, मैं एक नई सृष्टि हूँ, मैं एक जो है नई सृष्टि हूँ, मैं परमेश्वर का मित्र हूँ। देखिए मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ, मैं इस मृत्यु लोक में भगवान के द्वारा भेजा गया, मतलब कि पृथ्वी लोक पर जो है भगवान के द्वारा भेजा गया एक छोटी सी आत्मा हूँ। देखिएगा ये बहुत सारे सवाल आपको जवाब निकल जाएगा, बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं जिसका जवाब आपको देना होगा। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि परमात्मा के द्वारा भेजा गया मैं एक दूत हूँ, तो अब बताइए कि आखिर में आपको परमात्मा क्यों भेजा, आखिर आपको जो है परमात्मा यहाँ पर क्यों भेजे। तो मैं आपको बता दूं कि परमात्मा ने आपको यहाँ पर इसलिए भेजा ताकि आप इस सृष्टि के निर्माण में अपना योगदान दे सके, साथ ही साथ जो है ये देश और कल्याण और पृथ्वी लोक के लिए जो है आप अपनी भूमिका अदा कर सके, समझ गए ना। इसलिए आपने भेजा, इसलिए आपको भेजा, समझ गए। देखिए मैं कौन हूँ इस सवाल को दो दृष्टिकोण से देखिए। अब ये सबसे बड़ा सवाल है और करके एग्जाम में पूछ सकता है, मैं कौन हूँ, पूछेगा ही पूछेगा मैं कौन हूँ। देखिएगा इस सवाल का दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं, इंसान के संबंध में मैं कौन हूँ और अपने अंत मन और प्राण के संबंध में मैं कौन हूँ। एक तो हम देख सकते हैं इंसान के संबंध में मैं कौन हूँ और एक देख सकते हैं अपने अंत मन और प्राण के संबंध में मैं कौन हूँ, समझ गए। अब देख लेते हैं इसी को। तो इंसान के संबंध में देख लीजिए कि मैं कौन हूँ। यहाँ देखिएगा मैं अस्तित्व क्या है, मतलब मेरा क्या अस्तित्व है, मैं कौन हूँ, आखिर मैं कौन हूँ। ये सवाल अपने आप से कीजिएगा कभी आईने के सामने जाकर, जवाब नहीं मिलेगा। और इसका आंसर तरह तरह का हो सकता है, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग होगी, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच और हर व्यक्ति का जो विचार है वो अलग अलग है, हर व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है यानी कि व्यक्तित्व है उसका गुण भी अलग अलग है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इंसान के संबंध में मेरा अस्तित्व क्या है, इसके बारे में देख लीजिए कि इंसान के संबंध में आपका अस्तित्व क्या है वो समझिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे उदाहरण में देखिएगा आलोक की इस दुनिया में एक नाम है, आलोक की इस दुनिया में जो है एक पहचान है, पर जब उसको जानने वाला लोग भी जीवित नहीं रहेंगे तो आलोक धीरे धीरे जो है क्या हो जाएगा, भुला दिया जाएगा। 3 महीने के बाद तो बैंक भी अपने केवाईसी के डॉक्यूमेंट मांगती है कि आप जो है अपने आप को मतलब कि साबित करें, बाकी इंसान की तरह जो है आप भी एक इंसान हो, कोई जानवर नहीं हो। यानी कहने का मतलब है कि जैसे आप सभी लोगों को मैं एग्जांपल दे दूं कि मैं कौन हूं व्यक्ति के रूप में। देखते हैं जब आपके मैं आपको बात कर लूं, मेरे जो है दादी थी, दादी जो है डेथ कर गई है मेरी, 2017 में डेथ कर गई। तो कहने का मतलब है कि दादी 2017 से पहले सारे लोग मेरी दादी को जानते थे कि हाँ मेरी दादी है, यहाँ घर है, यहाँ पर ये है। लेकिन जैसे उन्होंने डेथ कर गया, मतलब उनका डेथ हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि लोग जो है उनको धीरे धीरे भूल गए। आप देखते होंगे कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं तो या आप बैंक में भी जाते हैं केवाईसी करवाने, तो वहां भी आपसे सामने आकर थंब लिया जाता है, वहां भी आपसे पूछा जाता है कि सच में आप व्यक्ति है कि नहीं, आप जीवित है कि नहीं जीवित। वही बात है कि अगर आप मर जाएंगे तो फिर आपको कुछ न कुछ महीने में लोग भूल जाएंगे कि आप कौन थे। तो उस समय क्या होगा कि आपका व्यक्तित्व जो है खत्म हो जाएगा। तो मैं कौन हूँ, इसका जवाब यही है कि देखिए उदाहरण, दुनिया में जो है एक पहचान होती है, जब उसको जानने वाले लोग जीवित होते हैं तब तक पहचान होती है, जैसे ही आपके जानने वाले लोग मर जाएंगे तो आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। जैसे जो डीएलएड है तो मेरी पहचान है, जैसे डीएलएड खत्म हो जाएगी उसके बाद नई कोर्स भी आएंगे तो पहचान रहेगी, उसमें को मैं भी पढ़ाऊंगा।
ITF को भी पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो है शायद 2030 के बाद ITEP कोर्स हो जाएगा जो टीचर बनने की प्रक्रिया में रहेगी, तो उसमें भी आपका सिलेबस यही रहेगा और यही सब पढ़ाई होगी। तो कहने का मतलब है जब तक मैं जीवित हूँ या जब तक आप लोग जीवित है तो मुझे पहचानेंगे। जैसे मैं मर जाता हूँ या आप मर जाएंगे, आप लोग मर जाएंगे, तो फिर वो हमारा अस्तित्व जो है व्यक्ति वाला खत्म हो जाएगा। समझ गए ना? क्लियर है ये बातें? जी हाँ। तो इसका आंसर बहुत सारा हो जाएगा। इसका आंसर मैं बता दूं, आज तक जो है दार्शनिकों ने भी जो है पुष्टि नहीं किया है सही तरीके से। इसका आंसर मैं कौन हूं, इस सवाल का जवाब जो है आज तक किसी के अंदर नहीं आ पाया। समझ गए ना? तो इसका आंसर आप लोग अपने मन से दीजिएगा। अगर कोई चीज लिखते हैं तो उसको बड़ी बारीकी से डिफाइन कीजिएगा और समझाइएगा कि आखिर आप वो चीज है तो क्यों है भाई। समझ गए ना? जी हाँ। यहाँ पर देखिएगा, अपने अंतः मन और प्राण से संबंध मेरा अस्तित्व क्या है। मेरा अस्तित्व कहने का मतलब है कि मेरा पहचान क्या है, मेरा जो है यह पहचान क्या है, इसके बारे में लिखिएगा। तो अपने अंतः मन में आप कुछ हद तक जो है अपने आप को जो है पहचाने हो, जैसे कि आपकी स्व इच्छा, जैसे कि आपको विचार या फिर आपका अपना नजरिया, वहां पर आप जो है आलोक हो, कोई और आप जैसा नहीं है, आप अपने आप में एक जो है अनोखा व्यक्ति हो। यानी कि जब आप अपने बारे में सोचते हो, देखते हो कैसे हम लोग एक मिरर उठाते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि ये मेरे पास जो एक मिरर है, देख सकते हैं, ये एक मिरर है, और जैसे इस मिरर के सामने मैं जाता हूँ और अपने बालों को ऐसे संवारता हूँ, तो अपने आप में सोचता हूँ, अरे मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरे जैसा तो खूबसूरत व्यक्ति कोई है ही नहीं। लेकिन वो क्या है? वो आपका भ्रम है, वो आपका अंतः मन की शक्ति है जो आपको बोल रहा है, लेकिन रियलिटी वो नहीं है। समझ गए ना? रियलिटी वो नहीं है। वही बात यहाँ पर बोला गया है कि अपने अंतः मन को आप कुछ हद तक जो है अपने आप को पहचानते हो, जैसे कि आपकी स्व इच्छा, जैसे आपका विचार, जैसे आपका सोच, जैसे आपका नजरिया। आप जैसा देखेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसा करेंगे, वैसा ही आपको लगेगा। तो ये आपका अंतः मन के अनुसार कि मैं कौन हूँ। तो आप कुछ भी हो सकते हो, अंतः मन के अनुसार कुछ भी हो सकते हो। समझ गए ना? और संसार के अनुरूपी देखोगे तो एक व्यक्ति हो। जब तक आप जीवित हो, जब तक आपको लोग जानने वाले, तब तक आपकी अस्तित्व है। जैसे लोग आपके मर जाएंगे, जब आप मर जाएंगे तो आपकी पहचान जो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। समझ गए? जी हाँ। स्व और अहम की बात कर ले। देखिएगा, स्वयं और अहम की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, स्वयं और अहम क्या होता है। देखिएगा, यदि स्वयं को समझ लिया तो जीवन का लक्ष्य जो है निर्धारित भी एकदम सटीक होगा, तथा इसके लिए किए गए वाला प्रयास भी। यानी स्वयं को अगर आप अपने आप को समझ लेते हैं कि मैं कौन हूँ, तो आपका जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको आप प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ जो है आपका जो सटीक होगा, और इसके लिए जो है आप प्रयास भी होगा। समझ ना? जब आप जान लेते हैं कि हम परम पिता परमात्मा का एक जो है अभिन्न हिस्सा है, तो हमें अपना स्वयं का अस्तित्व, महत्व, मानव जीवन का लक्ष्य भी जो है ज्ञात हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि हमें पता चल गया कि हम जो है परमात्मा के द्वारा भेजा गया एक आत्मा है, तो हमारा ऑटोमेटिक पता चल गया कि मुझे इस जीवन में आए हुए हैं तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। क्या कोई बच्चा को पता होता है क्या कि मैं आगे चल के क्या बनूंगा? कुछ नहीं पता रहता, कभी नहीं पता चलता है। वो आपका एक ईश्वर का देन है, परमात्मा का देन है, कि जो आपका एक रोल में आपको भेजा गया, उस रोल को आपको निभाना है और फिर यहाँ से चले जाना है। कोई व्यक्ति यहाँ पर पूरे जीवन जीने नहीं आया है। हर लोगों की अपनी एक रोल है, भूमिका होती है, उस भूमिका को आपको अदा करना है और फिर आपको चले जाना है। वही बात यहाँ पर बोला है, जब हम जान लेते हैं कि हम परम पिता परमात्मा के द्वारा एक मतलब उनका हिस्सा है, हम भगवान का एक हिस्सा है, तो आपको अपना जो वास्तविक महत्व है वो समझ लेते हैं। साथ ही साथ जो है आपका लक्ष्य क्या है उसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। समझ गए ना? तो इसको हम लोग जो है स्वयं बोलते हैं। और देखिएगा, अहम कहने का मतलब क्या होता है? घमंड होता है, मुझे घमंड आ जाता है। जैसे देखिएगा, कहने का मतलब कि अहम देखिएगा, अहम का तात्पर्य जो है अभिमान और आपके जो है घमंड होता है। समझ गए ना? देखिए, कभी भी हमें जो है अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हम स्वाभिमान करेंगे, वहां पर इज्जत सम्मान देंगे, लेकिन अभिमान नहीं करेंगे, घमंड नहीं करेंगे। अब मैं इसे एग्जांपल दे देता हूँ, एक मिनट, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। जी, अब यहाँ देखिएगा, अभिमान की बात कर ले। अभिमान कहने का मतलब क्या होता है? घमंड, और आपका जो है घमंड हुआ। तो देखिए, कहने का मतलब ये स्वयं और अहम की बात कर लेते ना। देखिएगा, स्वयं और अहम में अंतर क्या है, ये तो अभी पढ़ना ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं। स्वयं कहने का मतलब होता है ना, जहां पर हम लोग जो है ज्यादा घमंड मन नहीं करते हैं। अहम कहने का मतलब क्या होता है कि हम ही कर सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि ये चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया कि ये चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा स्वयं है। यानी हमारी इच्छा है, हमारे अंदर जो परमात्मा ने जो गुण दिया है उसका हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जैसे मैं कह दूंगा कि यह केवल मैं ही पढ़ा सकता हूं, तो यहाँ पर मेरा घमंड हो गया, यहाँ पर मेरा अहम हो गया। जैसे कि आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि मेरा अप्रोक्स 700-800 नंबर आ जाएंगे, ये बात सही है, ये आपका मतलब कि स्वयं है। लेकिन जैसे आप जहां बोल दिए कि मेरा 900 नंबर आएगा ही आएगा, तो वो आपका घमंड हो गया। समझ गए? ये बातें समझ गए? यही बात होता है। आगे बात करते हैं। देखिए, स्वयं और अहम के अंतर समझेंगे, तो सबसे पहले हम स्वयं के बारे में जान लेते हैं। देखिए, स्वयं व्यक्ति के आत्मविश्वास का सृजन करता है। स्वयं क्या होता है? आत्मविश्वास हमें देता है कि हाँ, ये हम काम को कर सकते हैं। अगला है, स्वयं जो है सकारात्मक भावनाओं से जुड़ा होता है। ये जो है आपका पॉजिटिव थिंकिंग से जुड़ा होता है। और स्वयं जो है व्यक्ति के सुसंस्कृति होता है।
स्वयं क्या होता है, व्यक्ति के सुसंगति होता है। साथ ही साथ सामाजिक अंतःक्रिया की स्थिति में कोई व्यक्ति जो है स्वयं के बारे में जैसे सोचता है उसी को आत्म स्व और स्वयं कहते हैं। यानी वो खुद के बारे में जैसे सोचा, हाँ भाई मुझसे होगा तो होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा, खुद के बारे में सोचा, समझ गए ना, उसी को हम बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं अहम के बारे में। तो अहम का मतलब क्या होता है, घमंड होता है, जहां पर हम लोग जो है ये निगेटिव टर्म में आता है। देखिएगा, अहम व्यक्ति सक्रिय मानसिकता का सृजन करता है, यानी कि अहम जो होता है सक्रिय मानसिकता का सृजन करता है। अगला है अहम जो है नकारात्मक भावों से जुड़ा होता है। अहम यानी घमंड हो गया कि हम ये कर ही सकते हैं, समझ गए ना। अगला है अहम जो है व्यक्ति को क्रोधी बनाता है। अहम क्या करता है, व्यक्ति को जो है क्रोधी बनाता है। साथ ही साथ अहम जो है प्रतिक्रियाओं का वह जो है समूह है जिसमें जो है प्रयत्न, किरण, चिंतन और जो है स्मरण शामिल होते हैं। अहम जो होते हैं प्रतिक्रियाओं का वह समूह है जिसमें जो है प्रयत्न, किरण, चिंतन और जो है स्मरण शामिल होते हैं, समझ गए ना, जहां पर हम लोग घमंड कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है, वेट कीजिएगा। जी जी, आइए चलो, अभी क्लास में है। जी हाँ, क्या फ्री अब वही अभी 1-2 घंटे लगेंगे। अच्छा ठीक है, अभी तक क्लास में है, लाइव लाइव है। चलिए, तो ये बात समझ गए कि आपका अहम क्या होता है। ये बात समझे कि नहीं समझे, मुझे बता दीजिएगा बाबू, ये बात समझे कि नहीं समझे। ये बात समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अभी तक आपने जो है व्यक्तित्व के जो है आपके प्रकार, साथ ही साथ जो है आपके जो अहम, स्वयं, गुण, व्यवहार, ये सब है सीख गए। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर अब हम जो है अस्मिता की बात करेंगे। अस्मिता का मतलब क्या होता है आप जान लीजिएगा। अस्मिता का मतलब होता है आइडेंटिटी, इसका मतलब होता है पहचान, पहचान। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है कि आप अपने अस्मिता को मतलब कि विचरण करें, या आप अपने अस्मिता के बारे में डिफाइन करें, या एक शिक्षक के रूप में अपनी पहचान को बताएं। तो ये आपका कल प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। और हमने सुबह गेसिंग में भी बताया था कि एक शिक्षक के रूप में आप अपनी अस्मिता को कैसे पहचानते हैं, यानी कि अपनी पहचान, आइडेंटिटी क्या है आपकी, समझ गए ना। तो एक शिक्षक का पहचान क्या है, उसका पढ़ाना लिखाना, व्यवहार, स्वभाव। एक व्यक्ति की पहचान क्या है, उसका चाल ढाल, बोल चाल, सभ्यता, संस्कृति, ये सब, समझ गए ना। जी हाँ, तो आइए हम देखते हैं अस्मिता का अर्थ क्या होता है। तो व्यक्ति का चरित्र होता है या व्यक्ति का पहचान होता है। व्यक्ति का चरित्र बोलिए या व्यक्ति का पहचान बोलिए, व्यक्ति का पहचान बोलिए, समझ गए ना। व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का पहचान ही जो है आपकी अस्मिता होती है। अब देखिएगा, किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है और उसमें क्या गुण है और क्या अवगुण है, उसके विचार कैसा है, और यह सभी पहलू मिलकर अस्मिता का निर्माण करते हैं। यानी किसी व्यक्ति की पहचान, उसकी बोल चाल, उसका चाल ढाल, उसका सोच, उसका विचार, उसका बैठने का तरीका, समाज में उसकी इज्जत प्रतिष्ठा, ये सभी जो है क्या होती है कि आपकी मतलब कि अस्मिता होती है, आइडेंटिटी होती है, समझ गए ना। आपकी वो पहचान होती है, व्यक्ति का चरित्र होता है, व्यक्ति के जो है आपका पहचान या उसका चरित्र होता है। क्लियर है ना। जब हम जो है पता करते हैं कि आपके अंदर क्या गुण है, आपके अंदर क्या अवगुण है, कल के एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने आप का गुण और अवगुण की चर्चा करें, या एक व्यक्ति के रूप में अपना गुण और अवगुण के बारे में बताइए, समझ गए ना। कल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये प्रश्न, मैंने आपको बताया भी है। देखिए, इसको समझिएगा तो आप समझिएगा। ये तो समझ गए ना कि किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसका गुण क्या है, उसका अवगुण क्या है, उसका विचार कैसा है, उसका विमर्श कैसा है, या उसकी जो है अस्मिता का निर्माण करता है। आगे देखिएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि व्यक्ति जो है एक समुदाय अस्मिता का प्राप्त करने के लिए संघर्ष परत रहते हैं, और अपने अस्मिता के प्रति जो है जागरूकता इन्हें दिशाहीन होने से बचाती है। यानी कि हर व्यक्ति जो है अपनी पहचान बनाने के लिए क्या होता है, हमेशा तर्क शक्ति से या अपने जो है हमेशा लगा रहता है। देख सकते हैं वही बातें हैं कि व्यक्ति जो है एक समुदाय अस्मिता को प्राप्त करने के लिए, समुदाय अस्मिता कहने का मतलब है कि समाज में या समुदाय में अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए संघर्ष परत रहता है। यानी कि हमेशा जो है वो संघर्ष करते रहता है, लड़ते रहता है, ताकि हम अपने समाज में अपने आप को स्थापित कर सके या अपनी पहचान बना सके, समझ गए ना। अस्मिता के प्रति जो है जागरूकता इन्हें जो है दिशाहीन होने से बचाती है। अस्मिता यानी आइडेंटिटी ही जो है आपको दिशाहीन होने से बचाती है। यानी अपनी पहचान बनाने के लिए आप जो है हमेशा संघर्ष करते रहते हैं कि हमारी पहचान जो है अपने समाज में, अपने घर में बन सके, समझ गए ना। अगला है आधुनिक युग में व्यक्ति की अस्मिता जो है प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज के जो है समय में अस्मिता के प्रश्न जो है अधिक उलझे हुए हैं तथा उसके प्राप्त करना कठिन हो गया है। यानी आज जो है अपने आप को साबित करना, आप अपने आप को जो है पहचान दिलवाना समाज में जो है तरह कठिन हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद ही लोग आपको इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आप बेहतर है, आपकी सोच बेहतर है, आप बेहतर काम कर रहे हैं तो आपकी पहचान है। ऐसा नहीं है कि जॉब लग गया तो ही आपकी पहचान होगी, नहीं, ये गलत है, ये लोगों की मूर्खता है, ये बात जान लीजिए, और ये मैं प्रूफ कर दूंगा।
क्लियर है? जी हाँ। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे कर्म करके राष्ट्रपति के साथ जो है वो फोटो खिंचा रहे हैं, राष्ट्रपति के साथ जो है पद्मश्री पद्म विभूषण ले रहे हैं, और जॉब करने वाले कहाँ पर है? वो 30-35 साल का जॉब ही कर रहे हैं। उनका केवल दायरा जो होता है अपने परिवार और अपने रिश्तेदारी में ही होता है। लेकिन आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि पूरे समाज पूरे देश में आपका होगा, तो जॉब नहीं है, ये बात जान लीजिए। ओके, लेकिन आज के जमाने में अपने आप को साबित करना थोड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि आज के जमाने में जो महंगाई हो या जो भी चीजें है ना वो ज्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से अपने आप को अपनी आइडेंटिटी बनाने में आपको बहुत ही समय लग जाता है। एक हीरो को देखते हैं, अपनी पहचान बनाने में कितना समय लग जाता है। सलमान खान को पता है, शाहरुख खान को पता है, वो 40 रुपए लेकर निकला हुआ था और आज उसके पास करोड़ों अरबों है, लेकिन वो पहचान बनाया, समय लगा कि नहीं लगा? जी हाँ। आगे देखिएगा, कोई भी व्यक्ति जो है अपने समाज समुदाय के बीच जो है सुरक्षित एवं जो है सम्मानित जीवन जीना चाहता है, और व्यक्ति के व्यवहार जीवन शैली की सोच की प्रधानता होती है। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक सोच का है एवं समाज समुदाय के प्रति जो है नकारात्मक व्यवहार करता है, तो इससे सीधा सीधा जो है उस व्यक्ति के अस्मिता पर जो है खतरा उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है कि वह असुरक्षित एवं जो है निंदामय महसूस करता है। जैसे देखिए कि कहने का मतलब है कि अगर आप जो है समाज में रहना चाहते हैं, समाज में सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो आपका अपना अस्मिता जो है पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, आपकी पहचान जो है सही तरीके से होना चाहिए। आप देखते होंगे समाज में आपके कितने ऐसे चोर होंगे जो चोरी करते हैं, तो उनकी अस्मिता जो है खराब हो चुकी है, उनकी पहचान खराब हो चुकी है, लोग उनसे दूर होंगे या घर पर बैठने नहीं देते होंगे। वही बात यहाँ पर है कि समुदाय के प्रति अगर नकारात्मक व्यवहार करते हैं, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव जो है व्यक्ति के अस्मिता पर, यानी व्यक्ति के जो है चरित्र और व्यक्ति के जो है पहचान पर पड़ता है, जिससे क्या होता है कि असुरक्षित वो व्यक्ति महसूस करता है और हमेशा जो है उसकी निंदा महसूस होती है, हमेशा उसकी निंदा होती है। समझ गए ना? जी हाँ, ये क्लियर है बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अस्मिता के निर्माण कैसे होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अस्मिता का निर्माण जो है आपके 2-3 तरीके से होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, पहला आंतरिक अस्मिता और बाहरी अस्मिता, यानी कि आपका आंतरिक पहचान, समझ रहे, अंदर से जो पहचान आ रहा है, और ये आपका बाहरी चरित्र। अंदर चरित्र जो होता है आपको अंदर खुश करता है, आप अपने व्यवहार को अच्छा दिखाना चाहते हैं इसलिए। और ये जो बाहरी अस्मिता जो होता है ना, ये केवल दिखावे के लिए होता है, केवल लाभ के लिए होता है। क्लियर है ना? जी हाँ। आइए समझते हैं। अब देखिएगा, आंतरिक जो अस्मिता होती है, कोई व्यक्ति जो है किस प्रकार का व्यवहार करता है, कैसा सोचता है, उसके विचार कैसा है, यह पूर्ण रूप से स्वयं उसके ऊपर निर्भर करता है, तथा इसी सोच को जो है व्यक्ति आंतरिक अस्मिता कहते हैं। यानी कि व्यक्ति के अंदर, जैसे देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि आपके सामने हम अच्छा दिखा रहे हैं, और एक होता है कि जो जैसा है वैसा दिख गया, अंदर से हम खराब है लेकिन दिखा रहे हैं अच्छा। और एक होता है क्या कि आपके जो अच्छे हैं लेकिन बाहर से खराब दिख रहे हैं, उल्टा होता है ना इस केस में। समझ रहे? वही बात है कि कोई व्यक्ति जो है किस प्रकार का व्यवहार करता है, कैसा सोचता है, उसका विचार कैसा है, यह पूर्ण रूप से जो है स्वयं उसके ऊपर निर्भर करता है, तथा इसी सोच से व्यक्ति की अस्मिता की विकास होता है। आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, कैसा आप जो है कार्य करेंगे। क्लियर है? और बाहरी अस्मिता क्या होता है वो समझिएगा। बाहरी अस्मिता जो होता है वो समाज के ऊपर डिपेंड करता है कि बाहर के लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छा करेंगे, बुरा है तो बुरा करेंगे। समझ गए ना? देखिएगा, कोई भी व्यक्ति जो है किस प्रकार का समाज में रहना पसंद कर रहा है, उसका आदर्श क्या है, उसका सोच कैसा है, कहाँ पर विश्वास कर रहा है, उसका विचार कैसा है, यह पूर्ण रूप से जो है उसके ऊपर निर्भर करता है, और इसी के ऊपर जो है जीवन भी प्रभावित होता रहता है। अतः उस जो है व्यक्ति के अस्मिता के निर्माण में यह महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। यानी कि बाहरी अस्मिता कहने का मतलब है कि समाज में रहना पसंद कर रहा है, उसका आदर्श क्या है, उस समाज का विचार कैसा है, विश्वास कैसा है, बाहरी दुनिया की बात कर रहा है, बाहरी अस्मिता, बाहरी पहचान की बात कर रहा है। समझ गए ना? और इसी उसका जीवन भी जो है प्रभावित होता है। अतः उस व्यक्ति की अस्मिता का निर्माण में यह महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। समझ गए ना? अब हम जो है अस्मिता की आवश्यकता और यहाँ पर महत्व की बात करेंगे। अस्मिता का मतलब होता है पहचान, किसी व्यक्ति का चरित्र, किसी व्यक्ति का पहचान। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अस्मिता की आवश्यकता एवं महत्व की बात कर ले। यहाँ पर पहला बिंदु है, अस्मिता एक जो है ऐसी अवधारणा है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है स्वयं की पहचान बनाता है। अस्मिता क्या है? एक ऐसी अवधारणा है जिससे क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का, यानी अपने आप को जो है साबित करता है, अपनी पहचान को बनाता है। साथ ही साथ हम बात कर ले, इसी के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर सकता है। इसी अस्मिता के माध्यम से ही जो है आप किसी व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार और उसकी सोच को समझ सकते हैं। अगला है, कोई व्यक्ति किस प्रकार का है और हम जो है अस्मिता के माध्यम से ही समझ पाते हैं। वही बात मैंने बोला ना कि कोई व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना व्यवहार अच्छा है, कितना सोच अच्छा है, उसकी हम अस्मिता, उसकी पहचान, उसके चरित्र से ही समझ सकते हैं। क्लियर है? जी हाँ। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर और भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अस्मिता से ही जो है किसी व्यक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की पहचान होती है। यानी कि आपकी पहचान, आपके चरित्र ही जो है आपको यह बताता है कि आप किस परिवेश और किस पर्यावरण से आए हैं। क्लियर है? जी हाँ। अगला है, हमारे समाज में किस प्रकार का लोग हैं और किस प्रकार की जाति है और किस प्रकार के वर्ग से है, किस लिंग का है, इसके विभाजित करने में जो है अस्मिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि आपका चरित्र और आपका व्यवहार जो है आपके समाज में जो है वर्ग से अलग करना, या किस जाति के हैं, किस मतलब कि लिंग से है, इसका मतलब निर्धारण या इसका जो है महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है। क्लियर है? जी हाँ।
अब हम जो है सेल्फ पोर्ट्रेट के बारे में बात करेंगे। सेल्फ पोर्ट्रेट किसे कहते हैं, ये कल प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में, समझ गए ना। सेल्फ पोर्ट्रेट लिखना यानी कि खुद के बारे में लिखना, खुद के मतलब की देखिएगा, ये सेल्फ जो है पेरिट होता है, यानी कहने का मतलब है खुद के बारे में लिखना, अपने आप के बारे में लिखना, अच्छाई और बुराई, उसी को बोलते हैं सेल्फ पोर्ट्रेट, यानी कि अपने जीवनचर्या को लिखना। सुबह से उठने के बाद अपने बारे में लिखिए, उसी को सेल्फ पोर्ट्रेट बोलते हैं। इससे क्या होता है कि आपको अपने कमी और अपने खूबी मजबूत याद आती है, यानी कि आपके अंदर खूबी क्या है और आपके अंदर कमी क्या है, वो चीजें आपको पता चलती है इसके माध्यम से, सेल्फ पोर्ट्रेट के माध्यम से। इससे आपको अपने आप को सुधारने में मौका मिलता है, आप अपने कमियों को दूर कर सकते हैं इसके माध्यम से। समझ रहे हैं मेरे बाबू। और आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए काफी मेहनत की जा रही है, तो आपका भी दायित्व है कि प्लीज आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। समझ गए जी हाँ। अब यहाँ पर देखिएगा सेल्फ पोर्ट्रेट। सेल्फ पोर्ट्रेट वह होता है जिसमें व्यक्ति जो है स्वयं के बारे में समाज से घटित घटना को दूसरों को बताता है, लिखता है, यानी स्वयं के बारे में वो लिखता है या समाज में ऐसा घटित व्यक्ति हो या समूह हो या कुछ बातों को जो है वो लिखता है। सेल्फ पोर्ट्रेट का मतलब ही होता है खुद के बारे में लिखना। समझ गए ना। समझ गए जी हाँ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हर व्यक्ति का सेल्फ पोर्ट्रेट उसके पूरे व्यक्तित्व को दर्शाता है, यानी आप जो सेल्फ पोर्ट्रेट अपने बारे में लिखते हैं ना, वो आपके चरित्र का, अपने व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिससे पढ़ने वाला व्यक्ति जो है उसके जीवन का विभिन्न पहलुओं से जानकारी प्राप्त कर लेता है। देखते हैं ना, कोई आपका ऑटोग्राफ लिखता है, यानी कि उनके जीवनी लिखता है, वही बात है अपने आप के बारे में लिखना। तो इससे क्या होता है कि अब जब आप अपने बारे में लिखिएगा तो आपके सेल्फ पोर्ट्रेट, जो आपका सेल्फ पोर्ट्रेट रहेगा, उसको कोई भी व्यक्ति जो है पढ़कर आपके जो है व्यक्तित्व को दिखा सकता है, दर्शा सकता है कि आप इतने अच्छे थे, आपका व्यवहार, आपका सोच इतना अच्छा था। समझ गए जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो सेल्फ पोर्ट्रेट के सहायता से हम किसी भी चरित्र के बारे में जान सकते हैं। सेल्फ पोर्ट्रेट के माध्यम से क्या है, हम किसी भी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण या चरित्र के बारे में जान सकते हैं। वो बालक जब अपने बारे में लिखेगा तो अपने अच्छाई और बुराई के बारे में लिखेगा, तो हम उसके सेल्फ पोर्ट्रेट को पढ़कर समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है कितना अच्छा है, कितना सोच अच्छा है, कितना इसका विचार अच्छा है। अगला यहाँ पर है, स्वयं के बारे में लिखना आसान नहीं है। ये भी बात सही है कि खुद के बारे में लिखना आसान नहीं है। अगर आपको बोला जाए कि आप अपने बारे में एक लाइन लिखिए या एक पेज लिखिए, तो क्या लिखिएगा, बहुत दिक्कत होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। समझ गए। तो अपने बारे में लिखना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है अपने बारे में संपूर्ण जीवन का अनुभव, प्रतिभाएं एवं कुशलताएं एक या दो पैराग्राफ में नहीं लिख सकता है। यानी अगर आपको अपने बारे में लिखने के लिए बोला जाए तो एक दो लाइन में नहीं लिख सकते हैं, एक दो पैराग्राफ में नहीं लिख सकते हैं। और खुद के बारे में लिखना सबसे कठिन काम होता है। सेल्फ पोर्ट्रेट के माध्यम से क्या होता है कि आपकी अच्छाई, आपकी बुराइयां सामने आ जाती है। समझ गए ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हम सेल्फ पोर्ट्रेट लिखते हैं उसमें जो है क्या क्या जो है लिख सकते हैं और क्या लिखा जाता है। देखिएगा तो सेल्फ पोर्ट्रेट में जो है अपना परिचय लिखा जाता है, साथ ही साथ विचार बताया जाता है, गुण और अवगुण बताया जाता है, अपनी रुचि बताया जाता है, और इसके आधार पर आप खुद को मतलब कि एनालिसिस कर अपने व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं कि आप जो है सकारात्मक या नकारात्मक स्वभाव के व्यक्ति है। यानी सेल्फ पोर्ट्रेट जो डायरी हम लोग लिखते हैं अपने बारे में, उसमें सबसे पहले अपना परिचय, अपने रुचि, अपने जो है विचार को बताते हैं, अपने रुचियों को बताते हैं, अपने अवगुण और गुण को बताते हैं, साथ ही साथ जो है सबसे मतलब कि आधार पर अपने खुद को एनालिसिस करके अपने व्यक्तित्व को बताते हैं कि हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो विचार है, हमारा जो सोच है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है। ये सारी बातें याद रखिएगा। स्वयं की समझ, यानी कि कहने का मतलब है कि खुद का परिचय बताना कि मैं ये हूँ, विचार को बताइए कि हमारा विचार कैसा है, थॉट्स क्या है, आपके अंदर जो गुण क्या है और अवगुण क्या है, मतलब कि आपके अंदर अच्छाई क्या है, आपके अंदर बुराई क्या है, अपने रुचि को बताइए कि आपके अंदर रुचि क्या है। अपने आधार पर खुद को एनालाइज कीजिए और बताइए कि आपका व्यक्तित्व जो है निगेटिव है कि पॉजिटिव है, नकारात्मक है कि सकारात्मक है। समझ गए ना जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पर समझते हैं। ये बातें समझ गए। आत्मविश्वास की समझ बात कर लेते हैं। अब आत्मविश्वास क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ जो है सोल एक्सपीरियंस, यानी खुद में विश्वास करना। आत्मविश्वास कहने का मतलब है कि अपने आप पर विश्वास करना, अपने सोच और अपने कार्यों के ऊपर विश्वास करना कि यस आई कैन डू इट, मतलब कि यस हम ये चीज कर सकते हैं। अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए, वैसा नहीं, विश्वास नहीं होगा तो फिर नहीं कर सकते। समझ गए। देखिएगा आत्म क्या होता है, देखिएगा आत्म अभिव्यक्ति का अर्थ विचारों के प्रकाशन से है। समझ गए ना। व्यक्ति के समायोजन के मनोवैज्ञानिकों ने आत्म अभिव्यक्ति को मुख्य साधन माना है। आत्म अभिव्यक्ति को मुख्य साधन इसलिए माना है जब तक आपके अंदर जो है मतलब कि ये आपका आत्म अभिव्यक्ति नहीं आएगा, यानी कि आपके अंदर सोल एक्सपीरियंस नहीं आएगा, तो आप नहीं कर सकते उस काम को, आपको दिक्कत होगी। वही बात है, इसके द्वारा जो है मनुष्य अपने मनोभावों को प्रकाशित करता है और अपने मनोभावों को मतलब मनोभावों को रूप देता है। आत्म अभिव्यक्ति से तात्पर्य जो है कि एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे के सामने जो है रखता है। आत्म अभिव्यक्ति विधि समझ गए ना, कैसे रखता है, कॉन्फिडेंस से या कैसे बोलता है। आत्म अभिव्यक्ति के द्वारा जो है कोई व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में अपने विचारों को प्रदर्शित करता है। समझ गए ना। साथ ही साथ देखिएगा शिक्षक अपनी जो है आत्म अभिव्यक्ति को समझ अपने आप को जानकर अपने आप को समझ कर सकते हैं, और एक शिक्षक अपने आत्म अभिव्यक्ति को
होना चाहिए कि मेरा क्या कर्तव्य है। वही बात है, यानी आत्मव्यक्ति यानी कि खुद के ऊपर विश्वास करना, खुद के बारे में जानना, खुद की अच्छाइयों को कमियों को जानना कि मेरा कर्तव्य क्या है। वही बात यहाँ पर लिखा गया था, एक व्यक्ति को अपने विचार और दूसरे के सामने रखने का मौका देती है और साथ ही साथ आत्मव्यक्ति जो है द्वारा कोई व्यक्ति जो है विभिन्न क्षेत्रों में अपने विचारों को प्रदर्शित करता है। क्लियर है? एक शिक्षक को भी जो है आत्म अभिव्यक्ति की जानकारी होनी चाहिए, अपने अंदर छुपे हुए गुण और अवगुण की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अपने आत्म अभिव्यक्ति को क्या कर सके, अपने कर्तव्य को समझ सके कि मेरा काम क्या है। समझ गए ना, बहुत जरूरी है। अब हम जो है यहाँ पर स्वाभिमान के बारे में बात करेंगे। स्वाभिमान कहने का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत जरूरी है। समझ गए ना, अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर आप जिक्र क्या कीजिएगा। अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कहने का मतलब है कि आपको समाज में, आपका घर में कोई इज्जत ही नहीं है तो फिर दिक्कत है ना, फिर तो दिक्कत है। वही बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, अपने आप का जो आपका स्वाभिमान होता है। देखिएगा, स्वाभिमान जो है इंसान के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण जो है हिस्सा होता है, यानी आपके व्यवहार, आपके चरित्र का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आपके स्वाभिमान की भावना है तो यह आपके लिए मानसिक शांति प्रदान करते हैं और आपकी जो है भूमिका निभाते हैं। यानी अगर आपका जो है सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आपको काफी अच्छा लगेगा, कहीं भी जाइएगा आपको इज्जत मिलेगा, स्वभाव मिलेगा। और आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगा ना तो फिर कहीं जाइएगा तो कोई इज्जत ही नहीं देगा, तो फिर आपको बहुत बुरा लगेगा, फिर आप तनाव में रहिएगा। और सेल्फ रिस्पेक्ट मिलने से क्या होता है कि आपका मानसिक शक्ति जो होता है तीव्र गति से चलता है और आप शांति रहते हैं। देखिएगा, स्वाभिमान एक ऐसा मतलब कि स्वाभिमान क्या है, एक ऐसा जो है एहसास है जो कि काम को समझने और चुनौतियों को स्वीकार करके आता है। अगर आपके अंदर जो है स्वाभिमान की भाव जागृत होता है तो आप जो है सभी को सम्मान और जो है सहजता से स्वीकार करेंगे। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है दूसरे के लिए तो आप किसी के कार्य को जो है बेहतर तरीके से करिएगा, आप किसी को दिक्कत नहीं दीजिएगा, किसी को परेशान नहीं कीजिएगा। साथ ही साथ जो है अंदर जो आपका स्वाभिमान है ना वो आप सभी को सम्मान कीजिएगा और स्वीकार कीजिएगा। और भी यहाँ पर है, एक शिक्षक के अंदर जो है स्वाभिमान का होना जो है बहुत जरूरी है। शिक्षक के सामने बहुत सारी जो है चुनौतियां रहती है और उन चुनौतियों को सफलतापूर्ण और धैर्यपूर्वक लड़ने की क्षमता शिक्षक में ही होती है। इन पर विजय के उपरांत ही स्वाभिमान की भावना होती है। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट किसी का नहीं कीजिएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए कि आप टीचर है, आपके सामने बहुत सारी परेशानी आती है, बच्चों का हो, टीचर का हो, पेरेंट्स का हो, हेडमास्टर का हो, तो कहने का मतलब आप उसके ऊपर चिल्ला दीजिएगा, आप व्यवहार गलत कर दीजिएगा तो फिर तो वहाँ पर दिक्कत होगी ना। एक टीचर के अंदर जो है सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है और बच्चों और जो भी लोग हैं उनको भी रिस्पेक्ट करें। समझ गए ना, व्यक्ति के लिए भी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। अब जो है अभिमान की बात कर लेते हैं। अभिमान क्या होता है तो देखिएगा, अभिमान कहने का मतलब प्राइड होता है, यानी कि अभिमान से जो है व्यक्ति का पतन होता है। अभिमान का मतलब होता है घमंड। समझ ना, अभिमान का मतलब घमंड होता है। जिस व्यक्ति के अभिमान होता है, जिस व्यक्ति के अंदर जो है घमंड आ गया, समझिए कि उसका जो है खात्मा होना तय है। यानी वह व्यक्ति के अहंकार होता है। अभिमान व्यक्ति में सदैव जो है डर की भावना बनी रहती है और अभिमान जो है नकारात्मक होता है और जो है व्यक्ति के धीरे धीरे जो है खत्म कर देता है। अभिमान का अर्थ होता है केवल मैं ही नहीं, केवल मैं ही कर सकता हूँ। वही बात है, मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे मैंने बोला कि केवल मैं ही पढ़ा सकता हूँ तो यहाँ पर मेरा अभिमान हो जाएगा, ये गलत निगेटिव थॉट हो जाएगा। समझ गया, इसी को बोलते हैं अभिमान। अभिमान का मतलब घमंड होता है, यह जो है पतन का कारण होता है। किसी व्यक्ति का पतन का कारण होता है, किसी व्यक्ति का जो नेगेटिव थिंकिंग होता है। समझ गया ना, जी हाँ। अब हम बात करेंगे अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की बात करेंगे, और मोटिवेशन के बारे में मैंने बताया था। अभिप्रेरणा क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन क्या होता है, और मोटिवेशन जो होता है आपका आंतरिक शक्ति होता है। क्या होता है, आंतरिक शक्ति होता है। किसी कार्य को करने का जो है आपका आंतरिक शक्ति होता है। जब आपको अंदर से जब आपके अंदर से आवाज आएगी कि आपको ये चीज करना चाहिए तो वो आपका मोटिवेशन है। समझ गए, जी हाँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अभिप्रेरणा जो है अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका उत्पत्ति जो है लैटिन के मोटन से हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या, मूव, मोटर और मोशन, अर्थात गति या क्रिया। समझ गए। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी कार्यों की करने की इच्छा या शक्ति। जब किसी कार्य को करने की शक्ति और इच्छा जो है आपके अंदर से आ जाएगा तो समझिए कि आपके अंदर वो मोटिवेशन आ गया है। जैसे कि मुझे पढ़ाना है तो मेरे अंदर से ये शक्ति आई है कि मुझे किसी तरह यह जो वीडियो है 1 से 2 घंटे में कंप्लीट करने हैं, तो ये हमारा मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन है कि मैं आप सभी लोगों के लिए कर रहा हूँ। समझिए ना, बाहरी मोटिवेशन नहीं है मेरा। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर देखिएगा, अभिप्रेरणा एक जो है आंतरिक शक्ति होता है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जिसकी अभिप्रेरणा जितनी प्रबल होती है उससे उतना वो सीखता है, जितना तीव्र गति से वो सीखता है। हम कह सकते हैं ये कल मैंने आपको बताया था, द मोटिवेशन इज बेटर देन लर्निंग, यानी कि सीखने से ज्यादा अच्छा है कि आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। कहने का मतलब कि मोटिवेशन जो है आपका आंतरिक शक्ति है, वो आपको जो है किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही साथ जिसका जितना ज्यादा मोटिवेशन होता है वो उतना ज्यादा प्रबल होता है, यानी वो उतना ज्यादा बेटर होता है। अगर आपको अंदर मोटिवेशन है कि मुझे चीज ये करना है तो आप बेहतर कर जाइएगा। अब मेरे अंदर वो मोटिवेशन नहीं तो कहाँ से करेंगे, वही बात होती है। आप जितना मोटिवेट होंगे उतना बेहतर कार्य करेंगे। समझ गए ना। देखिएगा, अभिप्रेरणा हमेशा जो है सीखने के लिए छात्रों में मतलब कि उत्सुकता उत्पन्न कर निरंतर क्रियाशील बनाए रखती है। इसलिए जो है BF स्किनर ने कहा था कि अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया था।
बीएफ स्किनर ने बताया था कि अभिप्रेरणा क्या है, सीखने का राजमार्ग होता है। वहीं पर हम बात कर ले अभिप्रेरणा की प्रकार की बात कर लेंगे तो अभिप्रेरणा को जो है दो प्रकार में बांटा गया है, एक आपका आंतरिक अभिप्रेरणा और एक आपका बाहरी अभिप्रेरणा, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। मैंने कल भी आपको क्लास में बताया था, इंटरनल मोटिवेशन जो होता है हमारे अंदर से शक्ति जो आती है, और बाहरी मोटिवेशन जो होता है जो हम किसी चीज की प्राप्ति के लिए, धन के लिए, लाभ के लिए या प्राइज के लिए या नाम के लिए करते हैं, उसको हम बाहरी मोटिवेशन करते हैं। लेकिन बच्चों की दुनिया में दोनों मोटिवेशन काम करता है, लेकिन अगर हमसे पूछेगा तो दोनों में से बेटर मोटिवेशन आपका जो है इंटरनल मोटिवेशन होता है, जो आपके अंदर से शक्ति को, जो आपके अंदर से शक्ति आती है। समझ गए ना। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आंतरिक मोटिवेशन की बात कर लेंगे, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन। देखिएगा, वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति के व्यवहार और उत्तेजित करती है और आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है, यानी कि जो व्यक्ति के व्यवहार में उत्तेजित करती है, जो व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करती है, जो व्यक्ति को ललक करती है कि आपको ये करना चाहिए, तो वो आपका आंतरिक मोटिवेशन है। आंतरिक अभिप्रेरणा से तात्पर्य जो है स्वतः अभिरुचि से होता है। जब शिक्षार्थी किसी पाठ को अपने सीखने के लिए या अपने मन के अभिरुचि के लिए पढ़ते हैं तो इसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, प्यार, काम, ये सब आपका आंतरिक मोटिवेशन है, आंतरिक मोटिवेशन है। अब हम बात कर लेते हैं बाहरी मोटिवेशन, जो हम किसी मतलब उद्देश्य के लिए करते हैं, उसी को हम लोग बाहरी मोटिवेशन कहते हैं। देखिएगा, बाहरी मोटिवेशन कहने का मतलब बाहरी अभिप्रेरणा पहले से निर्धारित कोई ऐसा उद्देश्य जिसे प्राप्त करना व्यक्ति का उद्देश्य हो, उसी को हम बाहरी मोटिवेशन कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति का उद्देश्य पहले से बना है कि मुझे 100 रुपए चाहिए तो मुझे ये काम करना चाहिए, तो वो बाहरी मोटिवेशन है। वो बात कर ले तो बाहरी अभिप्रेरणा से तात्पर्य जो है वैसे प्रोत्साहन से होता है जो प्रशिक्षार्थियों को बाहरी वातावरण से दिया जाता है। इसमें जो है मानसिक प्रसन्नता के लिए नहीं, बल्कि कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, पुरस्कार आदि प्राप्त करने के लिए जो है भविष्य में लक्ष्य के रूप में प्रसन्नता प्राप्ति के लिए जो है लोग करते हैं। यानी इसमें कोई जो है अपने खुशी के लिए नहीं करते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, कुछ चीज हासिल करने के लिए हम करते हैं, उसी को हम लोग जो है बाहरी मोटिवेशन कहते हैं। क्लियर है? जी हाँ। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका ध्यान दीजिएगा कि रुचि, इच्छा, आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं जो है विशेष उपलब्धि, संप्रेषित तथा पुरस्कार इसका जो है प्रमुख उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये जो है आपका मतलब बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है। क्लियर है ना? ये जो है आपका बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर बात कर ले कुछ जो है मनोवैज्ञानिक की राय अभिप्रेरणा के प्रति। हम देख लेते हैं कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अभिप्रेरणा को लेकर जो अपना राय दिया। पहला यहाँ पर देख लीजिएगा कि वन रॉड के अनुसार इन्होंने बोला कि जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई जो है आकर्षण नहीं होता, लेकिन उस लक्ष्य के प्रति कार्य करने की जो है मतलब उत्तेजना आ गई, तो समझिए कि आपका वो मोटिवेशन है। पहले आपका कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया और आपके अंदर से वो शक्ति आ गई, तो वो आपका मोटिवेशन है। फिर यहाँ पर देखिएगा वुडऑर्थ के अनुसार, देखिएगा प्रेरक व्यक्ति की वह स्थिति जो उनके निर्धारित व्यवहार करने हेतु, निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति करने हेतु उत्तेजित करती है, उसी को हम लोग जो है बोलते हैं क्या? आपके मोटिवेशन। अब हम यहाँ पर मोटिवेशन की तत्वों की बात कर ले तो मोटिवेशन के तत्व जो है दो होते हैं, सकारात्मक मोटिवेशन और नकारात्मक मोटिवेशन, यानी कि पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। यहाँ पर देख लीजिएगा पॉजिटिव मोशन क्या, सॉरी, आपका पॉजिटिव जो है आपका मोटिवेशन क्या होता है? देखिएगा, इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपने स्व इच्छा और अपने मन के अनुसार करता है, उसी को हम लोग जो है क्या करते हैं? आपका सकारात्मक मोटिवेशन कहते हैं, जहां पर जो है अपने खुशी के लिए, संतोष के लिए करता है। आगे हम बात कर ले नकारात्मक मोटिवेशन यानी निगेटिव मोटिवेशन, यानी कि जहां पर वह व्यक्ति जो है किसी दूसरे के दबाव में आके करता हो, उसी को हम लोग जो है निगेटिव मोटिवेशन कहते हैं। देखिएगा, इस प्रेरणा में बालक जो है किसी कार्य को अपनी स्व इच्छा से नहीं करता है, बल्कि किसी के इच्छा से या बाहरी प्रभाव के कारण जो है करता है, उसी को हम लोग जो है बाहरी मोटिवेशन यानी कि आपका नकारात्मक यानी निगेटिव मोटिवेशन कहते हैं। इस प्रकार को करने से उसे किसी वांछित या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जहां पर व्यक्ति अपने मन से नहीं करता है, वो किसी के कहने पर या कुछ प्राप्त करने के लिए करता है। समझ गए ना? अब हम जो है आगे बात कर ले अभिप्रेरणा की विशेषता की बात कर ले, मोटिवेशन की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभिप्रेरणा की अनेक जो है विशेषताएं हैं, परंतु सर्वप्रथम हमें यह जो है अपने निर्धारित उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करती है। इसके बहुत सारे आपके महत्वपूर्ण उद्देश्य और आवश्यकता है, लेकिन सबसे पहले हमें जो है अपने उद्देश्य तक पहुंचने में यह मदद करती है। साथ ही साथ बात कर ले अभिप्रेरणा जो है गतिशील और क्रियाशील के प्रतीक होती है, और भावनात्मक प्रदर्शन के द्वारा जो है छात्रों में अभिप्रेरित करने के लिए अध्यापक इस विधि का प्रयोग करता है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जो है अभिप्रेरणा एक स्रोत है। अभिप्रेरणा जो है किसी कार्य को करने के लिए स्रोत है, और बच्चों में मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को किसी कार्य को करवाने के लिए यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका तरीका निभाता है। समझ गए ना? साथ ही साथ देखिएगा कि
अभिप्रेरणा किसी क्रिया को उत्तेजित रखने और नियंत्रित रखने में प्रक्रिया है। साथ ही साथ अभिप्रेरणा जो है किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। ये जो है आपका अभिप्रेरणा का विशेषता था। जो है आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है शिक्षक और शिक्षिका का मजबूत एवं जो है कमजोर पक्ष की बात करेंगे कि एक टीचर और शिक्षिका में जो है मतलब कि एक शिक्षक और शिक्षिका का जो कमजोर पक्ष है और मजबूत पक्ष है वो क्या है, यानी कि उसका स्ट्रांग पॉइंट और वीक पॉइंट क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्म होते हैं, तो ऐसा नहीं कोई शिक्षक है तो वो सही है, नहीं भाई, उसके अंदर भी जो है गुण है और अवगुण है, उसके अंदर भी जो है कमजोर पक्ष है और मजबूत पक्ष है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर पहला आपका बिंदु है मजबूत पक्ष की बात कर रहे हैं। शिक्षक में जो है संयम और जो है सहनशीलता दोनों होनी चाहिए। अगर आप टीचर है तो आपके अंदर संयम होना चाहिए, आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, ये आपका मजबूत पक्ष है। अगला है शिक्षक को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। शिक्षक को क्या होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, यानी कि सभी धर्म को मानना चाहिए, किसी खास धर्म के बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, सभी बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये भी इसका मजबूत पक्ष है। शिक्षकों को केवल जो है विषय वस्तु पर ही केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्रों से उनके गतिशील भी करवाना चाहिए और गतिविधि भी कराना चाहिए और बाल केंद्रित होना चाहिए। यानी केवल जो है शिक्षक को विषय वस्तु पर नहीं होना चाहिए, विषय वस्तु के साथ साथ बाहरी दुनिया से भी जुड़ा होना चाहिए। अगला है शिक्षक को जो है धैर्यशील होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कोई बच्चा क्वेश्चन 10 में पूछ दिया तो पीट दिए, धैर्यशील होइए। अगला है शिक्षक का जो है शिक्षण लचीला होना चाहिए, जिससे जो है छात्रों को आसानी पूर्वक से समझने में आ जाए। अब जो चीज पढ़ा रहे हैं, अगर हम यहाँ पर कठिन चीज पढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, हमें जो है ऐसा पढ़ाना है जो आपको समझ में आ जाए, यानी आपके पढ़ाने का तरीका जो है लचीला होना चाहिए ताकि आप इजी तरीके से बच्चों को बता सके। अगला यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जी हाँ 1 मिनट आगे हम यहाँ पर बात कर ले। तो यहाँ पर आपका 6 नंबर पॉइंट है, शिक्षक को कक्षा में यह ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों में रुचि किस क्षेत्र में है। आपको जो है बच्चों के अनुरूप बच्चों के मनोविहार को समझते हुए पढ़ाना है। आगे हम बात कर लें, शिक्षक को यह भी पता रहना चाहिए कि जो हमने पढ़ाया वह छात्र जो है कितना समझे कि नहीं समझे, ये उनका मजबूत पक्ष है। अगला है शिक्षकों में निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी कि निष्पक्ष होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, भेदभाव नहीं। अगला है शिक्षक को छात्रों से मिलनसार व्यवहार रखना चाहिए ताकि सारे बच्चे जो है मित्र भाती होने चाहिए। अगला है शिक्षक को छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और जिससे जो है छात्रों में शिक्षक के प्रति जो है प्रतिष्ठा बनी रहे। अगर आप किसी के साथ गलत व्यवहार कीजिएगा तो आपकी प्रतिष्ठा क्या रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर कमजोर पक्ष की बात करते हैं। अब टीचर का कमजोर पक्ष क्या है, तो कमजोर पक्ष की बात कर रहे हैं और पहला बिंदु देखिएगा, शिक्षक में संयम और सहनशीलता का नहीं होना। जो अपने देखा मजबूत पक्ष में ना उसी का अपोजिट हो जाएगा। अगर आप में अंदर संयम नहीं है और सहनशीलता नहीं है तो ये आपका कमजोरी पक्ष है। अगला है भाषा में निपुणता या अच्छा ज्ञान न होना, यानी अगर आप जो है आपके भाषा शैली का व्यवहार, भाषा शैली का ज्ञान नहीं है या आपके सिलेबस का ज्ञान नहीं है तो ये भी आपका कमी है, ये आपका जो है कमजोर पक्ष है। विषय वस्तु में लचीलापन ना होना, आप आए कुछ पढ़ा के चल गए, ये गलत तरीका है। विषय वस्तु को किसी गतिविधि के माध्यम से नहीं पढ़ाना, ये आपका कमजोर पक्ष है। शिक्षकों और छात्रों के अनुसार पाठ्य पुस्तकों के अनुसार पढ़ाना, यानी शिक्षक छात्रों को अपने अनुसार या पाठ्य पुस्तकों के अनुसार पढ़ाना, समझ गए ना, यानी शिक्षक जो है छात्रों को अपने अनुसार या पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाना, ये गलत तरीका है, ये आपका कमजोर पक्ष है। छात्रों से मिलनसार न होना, आपको छात्रों के साथ जो है मिलनसार होना है ताकि आप बेहतर तरीके से उनको बता सके, समझ सके। अगला है बात बात पर छात्रों को डांटते रहना, ये आपका नेगेटिव टर्म है। शिक्षकों का पढ़ाया हुआ छात्रों को समझ में नहीं आना, ये भी आपका कमजोर पक्ष है। शिक्षकों को छात्रों में पक्षपात करना, भेदभाव करना, ये भी कमजोर पक्ष है। शिक्षकों का अन्य शिक्षकों के साथ जो है आपसी संबंध अच्छा न रहना, ये भी आपका कमजोर पसंद मतलब कमजोर पक्ष है। तो ये जो था आपका टीचर का एक मजबूत और कमजोर पक्ष है जो मैंने आपको बताया। इसी के साथ आपका क्या हो रहा है कि यूनिट 1 जो है समाप्त होता है। अब हम जो है यहाँ पर यूनिट 2 की बात करेंगे, जहां पर आपको जो है अपनी अस्मिता के प्रति सजगता की बात करना है, यानी अस्मिता की बात कर ले, पहचान की बात कर ले, सेल्फ आइडेंटिटी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे शिक्षकों की अस्मिता। सबसे पहले समझ गए ना, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षकों की अस्मिता की बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा शिक्षकों की अस्मिता की बात कर ले, टीचर आइडेंटिटी की बात कर ले। देखिए बहुत गर्मी है, अभी तक मैंने 3-4 गिलास पानी पी लिया, गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत टेम्परेचर हाई है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, शिक्षक की बात कर ले, शिक्षा देने वाले को ही शिक्षक कहते हैं, अध्यापक कहते हैं। और देखिए शिष्य के मन में सीखने की इच्छा को जागृत कर पाते हैं, वही जो है शिक्षक कहलाते हैं। जो आपके स्टूडेंट है उसके उनके मन में आपने जो सीखने की ललक है, जो सीखने का जो प्रयास है आपने जागृत कर दिया, वही आपका शिक्षक कहलाता है, शिक्षक कहलाते हैं। आगे हम बात कर ले तो आगे बहुत सारे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और भी बहुत सारी बात है। हमारे समाज के निर्माण में शिक्षक ही अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यह समाज उनके बच्चों के बनता है और जिनके प्राथमिक शिक्षा का जिम्मा जो है शिक्षक के ऊपर होता है।
एक शिक्षक का कर्तव्य होता है केवल बच्चों को पढ़ाना नहीं, बल्कि एक समाज का बेहतर निर्माण करना। और हम सभी लोग जानते हैं कि एक शिक्षक का कर्तव्य जो है समाज के निर्माण तक है, समझ गए ना, देश के भविष्य तक है। आगे देखिएगा, शिक्षक ही जो है वह शिक्षक ही जो समाज में एक अच्छा नागरिक जो है बनाने के साथ साथ बच्चों के अंदर जो है क्या करते हैं, सर्वोत्तम विकास करते हैं, बच्चों का जो है ओवरऑल विकास करते हैं। अच्छा है, देखिएगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास एक शिक्षक के द्वारा ही होता है। शिक्षक बच्चों को व्यवहारवादी शिक्षण भी देते हैं, जिसके वो अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके एक बेहतर व्यक्तित्व का प्रदर्शित करता है। यानी एक शिक्षक जो है बच्चों के पूरे भविष्य के निर्माण में, समाज के निर्माण में, समुदाय के निर्माण में, देश के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो सारी बातें हमने यहाँ पर बताया, बच्चों के सर्वोत्तम विकास करता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करता है। आगे देखिएगा, तो आगे यहाँ पर आपका है कि शिक्षक का उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों को सही शिक्षा दे, प्रेरणा दे, सहनशीलता दे, व्यवहार में परिवर्तन या मार्गदर्शन प्रदान करे। एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को हमेशा हमेशा आगे बढ़ने के लिए तत्पर करे। अगला है, कोई भी बच्चा अपने जीवन में अच्छा कार्य जो है करता है या बेहतर इंसान बनता है तो उसमें जो है शिक्षक का मदद जो है जरूर होता है। अगर मैं यहाँ पर पढ़ा पा रहा हूँ तो मेरे भी बहुत सारे गुरुजन हैं जो मुझे बहुत सारे शिक्षा दिया, जिनकी वजह से मैं आप सभी लोगों के बीच पढ़ा पा रहा हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आने वाले समय में आप बच्चों को पढ़ाइएगा, फिर वो बच्चे पढ़ाएंगे। तो ये जो एक कंटिन्यू चलते रहता है, कहीं ना कहीं हम लोग शिक्षा ग्रहण करते तो ही पढ़ाते हैं, एक दूसरे से हम लोग जुड़े होते हैं, समझ गए ना, कोई जन्म से ही नहीं पढ़ाना शुरू करता। देखिए, शिक्षक का स्थान जो है संसार का एक जो है समाज में उच्च स्थान होता है। यानी शिक्षक का जो शिक्षक है ना, जो गुरुजन है, उनका स्थान जो है संसार में उत्तम माना जाता है। आधुनिक काल में शिक्षक को केवल जो है सिखाने वाला ना मानकर ज्ञान का दीपक, जीवन का प्रकाश और एवं भगवान के जो है समान माना जाता था। यानी कि आज नहीं, अभी तो आपका आधुनिक काल है, यानी कि जो आपका आधुनिक काल था, पुराने समय का काल था, उस समय केवल टीचर को जो है सिखाने वाला ना मानकर ज्ञान का दीपक, जीवन का प्रकाश या भगवान के रूप में जो है माना जाता था, समझ गए ना। आगे देखिएगा, वर्तमान में शिक्षक को केवल जो है सिखाने वाला सरकारी नौकर के रूप में समझा जाता है। वर्तमान के समय में जो है शिक्षक को सिखाने वाला और सरकारी नौकर के रूप में समझा जाता है। पहले जैसे इज्जत नहीं है, और ये बात सत्य है, और इसके कारण भी है शिक्षक, क्योंकि उनका जो गुण और अवगुण हमने पढ़ा है ना, वो अपना गलत की। अगर एक टीचर जो है अच्छा तरीके से पढ़ा रहा है, अच्छा तरीके से गुण और व्यवहार कर रहा है, तो फिर उसका रिस्पेक्ट अभी भी है। लेकिन आज का जमाना जो है आधुनिकरण हो चुका है और लोग यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ गलती करते ही रह रहे हैं, समझ गए। जी हाँ, आगे देखिएगा, आज के शिक्षक आधुनिक रूप से ही मतलब कि व्यवस्थित तरीके, कौशल युक्त एवं आकर्षण व्यक्तित्व वाले होते हैं। यानी कि आज के गुरु जो है पहले जैसे नहीं होते हैं। आज के गुरु जो होते हैं पूरे जब मतलब हाई फाई रहेंगे, आधुनिकरण रहेंगे। अरे भाई नॉर्मल रहो यार, काम करो, पढ़ाओ, जो आपका लक्ष्य है वो पढ़ाओ। ये जो है आपका शिक्षक के बारे में है। आदर्श शिक्षक के संकल्पना की बात कर ले। देखिएगा, आदर्श शिक्षक किसे कहते हैं वो समझ लीजिएगा, ये भी प्रश्न आपसे कल पूछ लेगा। आदर्श शिक्षक कहने का मतलब वो शिक्षक होता है जिसके अंदर जो है वो सारे गुण पाए जाते हैं, वो सारे सकारात्मक गुण पाए जाते हैं जो बच्चों के भावी जीवन के विकास में अहम भूमिका जो है निभाते हैं, समझ गए। देखिए, आइडियल टीचर होता है जिससे आप इंस्पायर होते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, एक अच्छा और एक प्रभावशाली अध्यापक वो होता है जो विद्यार्थियों, प्रधानाध्यापक तथा अन्य के सामने किसी भी गलत बातों के लिए झुकता नहीं है, किसी भी प्रकार का अन्याय सहन नहीं करता है और ना ही किसी प्रकार का गलत बात करता है, समझौता नहीं करता है किसी गलत चीजों से। और जो अध्यापक अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति जो है हमेशा सचेत रहते हैं, वैसे आत्मसम्मान की रक्षा को पाता है। यानी एक आइडियल टीचर वही होता है जो अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से करे, गलत काम नहीं करे, गलत के सामने झुके नहीं और ना ही बच्चों को गलत करने दे, अपने कर्तव्य का हमेशा निर्वहन करे। तो ये एक आइडियल टीचर है। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, वो अपने कर्तव्य को लोग भूल जाते हैं, धीरे धीरे भूल जाते हैं। आइए हम बात कर ले, एक आदर्श शिक्षक के गुण की बात कर लेंगे। कल आपसे पूछेगा ये प्रश्न कि आदर्श शिक्षक किसे कहते हैं और आदर्श शिक्षक के गुण और अवगुण के बारे में चर्चा करें। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक आदर्श शिक्षक के गुण की बात कर ले। एक आदर्श शिक्षक के अंदर गुण जो है बहुत सारे हो सकते हैं। वो बहुत ही नॉर्मल होगा, सहजन स्वभाव होगा, हर बच्चों की ध्यान देगा, हर बच्चों के ऊपर कार्य करेगा, कभी भी गुस्सा नहीं करेगा, गलत के खिलाफ आवाज उठाएगा, सही को सही मानेगा। ये सारी बातें हो सकती है। देखिएगा, एक आदर्श शिक्षक जो है एक अच्छा दोस्त होता है बच्चों का, समय के पाबंद होते हैं, आत्मविश्वास एवं जो है वृद्ध इच्छा वाले, मतलब कि वृद्ध जो है इच्छा शक्ति वाले होते हैं। साथ ही साथ जो है विषय का उच्च ज्ञान तथा प्रेम एवं जो है सहानुभूति का होता है। यानी उसमें जो है उनके अंदर जो है विषय का ज्ञान होता है और प्रेम की भावना ज्यादा होती है। अगला है उत्तम स्वास्थ्य, धैर्य और सहनशीलता उच्च व्यवहार के होते हैं। उनके अंदर जो है उत्तम उनका स्वास्थ्य होता है, धैर्य उनकी अच्छी होती है, सहनशीलता होती है, समझ गए ना। आगे हम बात कर ले, शिक्षक को मिलनसार और
गणितीय शास्त्री योगी मतलब होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए यानी कि गणतंत्रवादी होना चाहिए यानी कि स्वतंत्र होना चाहिए। अगला है कुशल विचारक और सभ्यता का ज्ञान होना चाहिए ताकि बच्चों को बता सके। ये सभी आपके जो है एक जो है आदर्श शिक्षक के गुण है। बात में अगला देख लीजिएगा, बाल प्रकृति और मनोविज्ञान से परिचित होना चाहिए और एक अच्छे शिक्षक की भाषा का विकास सही तरीके से होना चाहिए। समझ गए ना, वही बात आदर्श शिक्षक का गुण है। अवगुण की बात करें तो इसका निगेटिव लिख दीजिए, अवगुण हो जाएगा। आइए अब हम आगे बात करते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं कि एनसीएफ के बारे में समझेंगे कि रूपरेखा 2005 के अनुसार जो आदर्श शिक्षक के गुण क्या होंगे। एनसीएफ के बारे में आप लोग समझ रहे हैं, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, जो कि पूरे राष्ट्र में लागू है, पूरे राज्य में लागू है। तो देखिएगा भारत सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का एक जो है शिक्षक के रूप में अपेक्षा की गई है कि वो बच्चों के सिखाने में एक सहायक हो जिनसे बच्चे को ज्ञान के निर्माण कर सके, समझ ना, ज्ञान करने में मदद मिले और वो अपने कर्तव्य को नहीं भूले। और जो एनसीएफ ने 5 जो है सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत का पालन करते हुए शिक्षक पढ़ाए, यानी लचीला होना चाहिए, बाहरी दुनिया से जो पढ़ाइए, एग्जाम लचीला ले, गतिविधि कराए, एक्टिविटी कराए, बाल केंद्रित होना चाहिए, समझ गए ना, और साथ ही साथ देश और समाज से जुड़े हुए चीजों को बताए। अगला है एक शिक्षक भी जो है एक शिक्षार्थी परामर्श प्रबंधन मूल्यांकनकर्ता और जो है प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है। शिक्षक जो है सुविधा और सहायक के रूप में होता है। साथ ही साथ शिक्षक की भूमिका को शिक्षार्थियों को उनके सीखने के सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में देखने के लिए माना जाता है, ना कि ज्ञान के प्राप्तिकर्ता के रूप में। समझ गए ना, मतलब सीखने के रूप में दिखाया जाता है, ना कि ज्ञान प्राप्तिकर्ता के रूप में। यानी वो आपको केवल मोटिवेट करते हैं, केवल आपको रास्ता दिखाते हैं, केवल आपको गाइडेंस देते हैं। ये आपका एनसीएफ में बोला गया है, समझ गए ना। अब यहाँ पर शिक्षक के रूप में स्वयं की भूमिका को पहचानेंगे। अगर आप एक टीचर है, अगर आप जो एक टीचर है तो आप अपनी भूमिका को पहचानिए कि आपका भूमिका क्या है, समझ गए ना। भूमिका की पहचान सबसे पहले देखिएगा, हमारी भूमिका यह है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें ज्ञान होना चाहिए, हम बच्चों का वातावरण बेहतर करें, हम बच्चों को डांटे नहीं, हम एक प्रेम संदेश पूर्वक से बच्चों को पढ़ाएं, ये सभी हमारी भूमिका होगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, शिक्षक जो है स्वयं को पहचानने और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका एवं दायित्वों का निर्वहन करे। शिक्षक क्या करे, स्वयं को पहचानने और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका एवं दायित्वों का निर्वहन करे। अगला है शिक्षक को स्वयं की पहचान करने के लिए सबसे पहले स्वयं को समझना एवं मूल्यांकन करना हो, यानी सबसे पहले अपने आप को जाने और अपना मूल्यांकन करे कि हमारा अच्छाई क्या है, हमारा बुराई क्या है। शिक्षक पक्षों को स्वयं को सकारात्मक एवं नकारात्मक जानना चाहिए, यानी खुद के बारे में वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्म को समझे कि हमारे अंदर सकारात्मक चीजें क्या है और नकारात्मक चीजें क्या है, जिससे हम बच्चों का निर्माण कर सके सही तरीके से। अगला है कक्षा के वातावरण का अध्ययन के अनुसार अनुरूप जो है ढालना एवं छात्रों को सही दिशा प्रदान करना। यानी जब आप कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप जो है सही डायरेक्शन में जाएंगे, सही जो है दिशा में ढालेंगे, एक अच्छा प्रगतिशील अच्छा माहौल बनाएंगे ताकि बच्चे जो है बेहतर तरीके से सीख सके। अगला है छात्रों को नैतिकता एवं सामाजिक मूल्यों से अवगत कराना ताकि बच्चे जो है समाज के अनुकूलन जो है ढाल सके और बच्चे जो है अपना समाजीकरण को बेहतर मजबूत कर सके, समाज के नियम कानून व्यवस्था को जान सके। अगला है छात्रों के सभी पक्षों के विकास में शिक्षक रूपी शिक्षा प्रदान करना, समझ ना, शिक्षक प्रमुख रूपी शिक्षा प्रदान करना, ये आपकी हो सकता है। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर है कि एक शिक्षक की जिम्मेदारी बहुत अधिक होती है, क्योंकि उसमें ना तो केवल बच्चों को बौद्धिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक शारीरिक विकास करना है, अपितु सामाजिक, चारित्रिक, सर्वांगीण और सामवेगिक भी करना है। तो ये शिक्षक का जो है बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो सर्वांगीण विकास होता है ना, ये होता है आपका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक, जितने भी विकास के पक्ष है वो सभी इसमें शामिल होते हैं। समझ गए, आगे बात करते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं और यहाँ पर जो हम समझते हैं कि शिक्षक चुनौतियों की समझ, यानी शिक्षक की भी बहुत सारी चुनौतियां होती है, इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शिक्षार्थियों से उनका जो है गृह कार्य करवाना, ये विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, ये शिक्षक का एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अगर हम बच्चों को कार्य करने के लिए दीजिए और बच्चा करके ही नहीं आए तो ये चुनौतीपूर्ण हो जाता है, करवाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसको आनंदप्रद बनाने के लिए हमें बहुत मुश्किल करना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है कि क्या करे, कैसे करे। अगला है प्रश्न पत्र तैयार करना, ये भी बहुत मुश्किल काम है, चुनौती है इसका कि आप बच्चों का प्रश्न पत्र कैसे तैयार करेंगे, समझ गए ना। कक्षा कक्ष के वातावरण को सही बनाना, ये भी बहुत बड़ी मुश्किल काम है। आप कक्षा कक्ष के वातावरण में कैसे माहौल बेहतर बनाएंगे, बच्चा तो शोरगुल करेगा, इधर चुप कराएंगे उधर मानने लगेगा, समझ गए ना। बच्चे कक्षा में मतलब कि सुकंत बैठे
और शोरगुल कम करे, इसका ध्यान रखना। ये भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है। इधर चुप कराएंगे तो इधर ना करेगा, इधर करवाएंगे तो उधर करेगा। स्वतंत्र वातावरण का अभाव, ये भी जो है एक आपका मुश्किल बड़ा काम है कि विद्यालय में स्वतंत्र बड़ा जो है अभाव करेंगे तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाएगी। कोई टीचर नहीं चाहेगा, कोई टीचर चाहेगा। एक शिक्षक के सामने अपनी अस्मिता, अपना सम्मान, अपनी गरिमा और बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। एक टीचर की जो है, जो अपनी पहचान है, जो उसकी गरिमा है, जो उसकी ज्ञान है, उसको बनाए रखना ये सबसे बड़ी मुश्किल काम होती है। इसी के साथ जो है ये आपका पेपर जो है शायद इस 4 स्वयं की समझ का यूनिट आपका जो है 2 जो है कंप्लीट होता है, जिसमें जो है अवगुण के बारे में पढ़ना है, आदर्श शिक्षक के बारे में। अब हम यूनिट 3 की बात करेंगे, जो कि इस पेपर का अंतिम यूनिट है। और यहाँ पर देखिएगा आपको क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको यूनिट 3 में पढ़ना है अपने कार्यों तथा जीवन उद्देश्य की समझ। अपने कार्यों की समझ और अपने जीवन उद्देश्य की समझ के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आता है वो आपका आता है रिफ्लेक्टिव डायरी, यानी कि दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी, जो कि कल के एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कि दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी क्या होता है और इसके नुकसान क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके अंतर्गत क्या लिखते हैं, वो सारी चीजें समझेंगे। सबसे पहले यह समझिए कि दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी वो होता है जिसमें अपने पूरे दिनचर्या के बारे में लिखते हैं। यहाँ देखिएगा, दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी लिखना एक प्रकार का जो है आत्मचिंतन है, स्वचिंतन ही है। यह हमें जो है स्वयं के मिलाती है, यानी इसमें हम जो है अपने बारे में पूरे दिन में अपने क्या किया, क्या क्या नहीं किया, उसके बारे में हम जानते हैं। हमारी भावनाएं, कार्य और समीक्षाओं, समाधान और जो है विचारों का प्रतिबिंब है, यानी कि हमने पूरे दिन में जो है हमारा भावना क्या रहा, हमारे कार्य क्या रहा, हमारी समीक्षा क्या रहा, हमारा जो समाधान रहा, विचार क्या रहा, उसका जो है प्रतिबिंब है, आईना है कि हमने पूरे दिन में क्या किया, हमने कहाँ सही किया, कहाँ गलत किया, उसमें हम नोट डाउन करते हैं रिफ्लेक्टिव डायरी में। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग जो है दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी बोलते हैं। दैनिक कहने का मतलब है प्रतिदिन लिखते हैं। देखिएगा, दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी के माध्यम से छात्रों में अनेक प्रकार के गुणों को विकसित किया जा सकता है, जिसके उनका कार्य और व्यवहार उत्तम रूप से होता है। वही दूसरी ओर जो है उनके कार्य, व्यवहारवादी, व्यवसायिक, सामाजिक एवं जो है राजनीतिक दृष्टि से भी जो है उपयोगी बनाया जा सकता है। इसमें केवल जो है हम अपने बारे में नहीं बल्कि छात्रों के भी जो है बारे में लिखते हैं, क्योंकि पूरे दिन में हमने विद्यालय में पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया, क्या किया, उसके बारे में लिखते थे। इससे जो है बच्चों को मदद मिलती है और हमें मदद मिलती है कि हमारी कमी क्या है, हमारी अच्छाई क्या है। समझ गए ना। देखिएगा, शिक्षक विद्यालय की दिन प्रतिदिन, समझ गए ना। अब यहाँ पर देखिएगा शिक्षक क्या करते हैं, 1 मिनट, मक्खी आ रहे हैं। देखिएगा, शिक्षक जो है विद्यालय के दिन प्रतिदिन संबंधित प्रिय अप्रिय घटनाओं को लिखता है और इसका लाभ होता है कि व्यक्ति अपने कार्यों को विश्लेषण और जो है क्रमानुसार जो है रूप से करे और मूल्यांकन भी करे और गलती सुधारने का प्रयास करे। अतः दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी का संबंध जो है स्वयं का मूल्यांकन और स्वयं के संशोधन से होता है, जहां पर हम अपने पूरे जीवन का कार्य को लिखते हैं। अगर हम विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या पढ़ाया, वो सभी चीजों को यहाँ पर हम लिखते हैं। यहाँ देखिएगा, रिफ्लेक्टिव डायरी को चिंतनशील जो है डायरी कहते हैं। देखिए, इसका फायदा यह होता है ना कि जब हम विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, कितना पढ़ाया, तो इससे हमारे भी विकास होते हैं कि हमारी कमी क्या है, हमारी अच्छाई क्या है, और बच्चों में क्या कमी है, बच्चों में क्या है, कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर आपको आता है। समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है रिफ्लेक्टिव डायरी में क्या लिखे, क्या नहीं लिखे, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिएगा, रिफ्लेक्टिव डायरी जो होता है इसमें क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले बात जान लीजिए। हम डायरी में जो है, ये मक्खी कहाँ से आ रहा है भाई, 1 मिनट, पूरे जो है पसीने पसीने हो गए ना, दिक्कत हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। आइए यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, रिफ्लेक्टिव डायरी में हमें क्या लिखना चाहिए, समझिएगा। डायरी में हम अपने प्रतिदिन के कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं और विचारों को, आवृत्ति को लिखते हैं। आपने पूरे दिन में क्या किया उसके बारे में यहाँ पर लिख दीजिए। इसमें जो है सकारात्मक भाव लिखना उत्तम होता है ताकि हमारा मनोबल और आत्म मनोबल जो है बड़ा रहे। अब मान लीजिए कि आपने पूरे दिन काम किया और पूरे दिन गलत गलत काम किया, उसको लिखिएगा तब का मनोबल बनेगा नहीं ना। तो इसीलिए जब भी आप रिफ्लेक्टिव डायरी लिखिए तो वहां पर अपना जो है क्या कीजिए, अच्छा अच्छा बात लिखिए ताकि आपको मनोबल लगे, मोटिवेशन है, ताकि आप आगे आइंदा भी जो है उसको लिख सके। समझ गए ना। जी हाँ, आगे देखिएगा। और क्या नहीं लिखे वो समझिएगा। रिफ्लेक्टिव डायरी में क्या नहीं लिखे, डायरी हमारी निजी संपत्ति है, परंतु हमें ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहिए जिससे हमारा कोई ब्लैकमेल कर सके या हमारी भावनाओं के साथ जो है गलत फायदा उठा सके। और छोटी छोटी समस्याओं ना लिखे, प्रमुख बिंदुओं के रूप में लिखे। हमें जो मतलब पूरे दिन के बारे में लिखेगा तो वैसा नहीं कि 20 पेज लिखे, 1 पेज लिखे जहां पर केवल मेन टर्म को लिखे और कुछ पर्सनल बातें नहीं लिखे। समझ गए ना। आगे हम बात करते हैं दैनिक डायरी का महत्व क्या होता है। दैनिक डायरी का महत्व देख लीजिए। तो दैनिक डायरी के माध्यम से हम क्या करते हैं, स्वयं मूल्यांकन करते हैं, अपने आप का मूल्यांकन करते हैं, समय प्रबंधन करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कार्य नियोजन करते हैं कि हमने पूरा दिन क्या किया, कितना किया, लक्ष्य निर्धारण करते हैं कि हमारा लक्ष्य कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। साथ ही साथ स्मरण शक्ति में सुधार होता है, हमें याद होता है कि हाँ हमने ये चीज किया था।
भावनाओं पर नियंत्रण होता है, सकारात्मक भाव बढ़ता है, भाषा अभिव्यक्ति में सुधार होता है और लिखने का प्रैक्टिस भी होता है। समझ गए ना। ये सभी आपके जो है रिफ्लेक्टिव डायरी यानी कि दैनिक डायरी का महत्व है। मूल्यांकन करना, प्रबंधन करना, समय का कार्य निर्धारण और लक्ष्य निर्धारण, स्मरण शक्ति में सुधार, भावनाओं पर नियंत्रण, सकारात्मक भाव, भाषा अभिव्यक्ति में सुधार, ये सभी आपको लिखना होगा। आगे हम बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं रिफ्लेक्टिव डायरी जो है किस प्रकार बनते हैं। समझ गए ना। अब यहाँ पर देखिएगा रिफ्लेक्टिव डायरी किस प्रकार बनाते हैं। देखिएगा डायरी में सबसे पहले दिनांक, दिन और पृष्ठ जो है संख्या लिखते हैं। जो ये हमारा डायरी है, ये हमारा डायरी है, तो सबसे पहले दिनांक और पृष्ठ संख्या लिखते हैं। इसके बाद जो है समय और विषय भी लिखते हैं। यहाँ पर समय लिख दीजिए और विषय लिख दीजिए कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं। उसके बाद जो है स्वयं के सकारात्मक और नकारात्मक जो है पक्षों से संबंधित बिंदुओं को शामिल करें, उसके स्वयं के विचारों को लिखिए। आपने पूरा दिन कौन सा काम किया, क्या नहीं किया, वो दोनों बातें लिखिए। समझ गए ना। लेकिन ज्यादातर आपको मैं बता दूं तो जब भी आप रिफ्लेक्टिव डायरी लिखते हैं ना, तो ज्यादातर आपको पॉजिटिव बातें लिखना होता है, कम निगेटिव लिखना होता है। निगेटिव में केवल मेन बिंदु। समझ गए ना। अब हम जो है रिफ्लेक्टिव डायरी की विशेषता बात कर लेते हैं, जो कि शायद आपका अंतिम पॉइंट होगा इसका। देख लेते हैं, अभी और भी है, फायदे भी है, देख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ये शायद आपका अंतिम ही यूनिट है। देखिए यहाँ पर देखिएगा रिफ्लेक्टिव डायरी की विशेषता की बात कर ले तो पहली विशेषता क्या है वो समझिएगा। डायरी में प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं में से कुछ प्रमुख या विशेष रूप से प्रभावित करने वाली घटना को ही लिखा जाता है। यानी कि जो आप रिफ्लेक्टिव डायरी लिख रहे हैं ना, तो सब बात नहीं लिखना है, केवल कुछ प्रमुख घटना, मुख्य घटना को आपको लिखना है। समझ गए ना। साथ ही साथ बात कर ले, डायरी में हम लोग जो है दिनचर्या को भी लिख सकते हैं। डायरी में जो हम लोग दिनचर्या को लिखते हैं, इसके मुख्य महत्वपूर्ण जो है विशेषता है। डायरी आत्म अभिव्यक्ति का उत्तम साधन है। जो बात हम किसी से नहीं कर सकते हैं, उसे जो है डायरी में लिखकर अपने मनों को बोझ का हल्का कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ गए ना। जो बात हम दूसरे से कह नहीं सकते हैं, उसको क्या करते हैं, डायरी में लिखकर अपने मन के बोझ को हल्का कर लेते हैं। अगला है, डायरी में प्रतिदिन की घटनाओं का आपका कलात्मक ढंग से लिखी जाती है, मतलब सही तरीके से, वही नहीं कि घिजिर मिजिर लिख दीजिए। डायरी लिखने में व्यक्ति के ऊपर कोई भी दबाव नहीं रहता है, वह स्वयं की आत्मा शांति के लिए लिखता है। यह डायरी लिखने के लिए कोई भी दबाव नहीं रहता है, वह व्यक्ति अपने खुशी के लिए, अपने आत्मा की शांति के लिए लिखता है। इसके क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं का कार्य एवं स्व मूल्यांकन भी करता है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति ने पूरे दिन क्या किया, क्या नहीं किया, क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, अपनी अच्छाई को, कमियों को जानता है और उसको दूर करता है। डायरी में उन्हीं घटनाओं का विवरण रहता है जो व्यक्ति को बहुत जो है अधिक प्रभावित करता है। अब जो भी आप लिखिएगा वो आपको अधिक प्रभावित करने वाली बातें लिखिएगा। अब ये नहीं कि कुछ भी लिख दिए। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। ये सभी इसकी विशेषता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मन में पड़े प्रभाव डायरी में उस दिन जो है लिख दिए जाते हैं। मन में पड़े जो भी प्रभाव वो डायरी में लिख देते हैं। डायरी में संक्षिप्तता रहती है, विस्तार नहीं होता है, यानी संक्षिप्त में लिखते हैं, छोटे छोटे वर्डों में लिखते हैं। अब ये नहीं कि पूरा लेख और कहानी की तरह। और ये आपका अंतिम पॉइंट है, अंतिम बिंदु है। देख लीजिए, इसी के साथ जो है आपका महामैराथन क्लास खत्म हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्टिव डायरी के फायदे क्या है। सबसे पहले ये हमारी यादों को ताजा करती है, खुद के समझने के लिए बहुत जरूरी है। हम अपने लेखन स्किल को सुधार सकते हैं, स्मरण शक्ति तेजी करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का जरिया मानते हैं। डायरी लेखन के लाभ पूरी लाइफ बायोडाटा रहती है। डायरी लेखन का महत्व अकेलापन दूर करना होता है, खुद को सुधारने के लिए होता है, पीढ़ियों के लिए याददाश्त होता है, आपके अनुभवों को दूसरे के सीखने के लिए काम आता है। ये सभी जो है क्या है आपके इसके फायदे हैं। समझ गए ना। इसी के साथ जो है, इसी के साथ आपका जो ये पेपर जो आपका S4, जो पेपर आपका S4, जिसमें आपका स्वयं की समझ, स्वयं की आपका ये समझ था, जिसमें आपको टोटल जो है 3 यूनिट पढ़ने थे। टोटल आपके जो है 3 यूनिट पढ़ने थे। ये पूरी तरीके से समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों से निवेदन है, अंत में आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत की गई आप सभी लोगों के लिए। टेक केयर, धन्यवाद।